सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3। ठीक है। अब जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन फ्रेमिंग सीरीज। इसमें मैं हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करते हुए उस लाइन को एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि देखो जो नीट है उसमें मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आता है। तो सही पढ़ने का तरीका क्या है कि आप हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करते हुए पढ़ो। और मैंने जब टेलीग्राम पे पोल कराया था तो मुझे पता चला था कि मोर देन 80% लोगों को एनसीईआरटी सही ढंग से पढ़ने भी नहीं आता। ठीक है। और इसमें जो है मैं 10% एक्स्ट्रा भी कराऊंगा। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी रिलेटेड होगा लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेलेवेंट होगा, वहीं एक्स्ट्रा कराऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। लास्ट 10 ईयर के मैं पीवाईक्यूज करके तुम्हें दिखाऊंगा कि देखो डायरेक्टली तुम्हें एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन आता है। और जो मैं एक्स्ट्रा कराता हूँ ना वो इनफ है इवन 340 प्लस 350 प्लस के लिए। लेकिन अगर तुम एक्यूरेसी ठीक ठाक रखे, अगर तुम सारे 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी अगर तुम्हारी रही तो तुम आराम से 320 प्लस स्कोर कर लोगे। ठीक है। और मेरे खुद के स्कोर जो थे नीट 2023 में 355 आउट ऑफ 360 मार्क्स थे। ठीक है। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना मैं पहले ही बोलता हूँ कि तुम्हें कम से कम एक दो बार खुद से एनसीईआरटी रीड करके आना चाहिए। ठीक है। तभी जाके मैं जो लाइंस पढ़ाऊंगा ना उनके इंपॉर्टेंस तुम्हें ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है। तो अगर तुम एक दो बार रीड कर लो खुद से, उसके बाद मेरे से एनसीईआरटी कर लो तो तुम्हारा एनसीईआरटी एकदम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। और एक और तरीका क्या है कि तुम जैसे ही मेरा एक पैराग्राफ है, एक पेज खत्म हो जाता है तो तुम वहाँ पे पॉज करो और फिर पहले रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है। अब देखो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन साइंटिस्ट से लेके प्रोकैरियोटिक सेल के जितने कैरेक्टर्स है वो सब कराया था। दूसरे पार्ट में मैंने सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट किया था, उसमें सेल मेम्ब्रेन से लेके माइटोकॉन्ड्रिया तक जो टॉपिक था वो सब कराया। पार्ट 3 में जो है हम प्लास्टिड से लेके समरी तक करेंगे। ठीक है। तो ये लेक्चर जो है तुम अपने पेज पे देख सकते हो 1.5 या 2x पे, ताकि तुम अपना समय बचा सको। और लास्ट में हम 10 ईयर के पीवाईक्यूज कराएंगे, तो देख सकते हो कि तुम्हें करना है तो अगर कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आते हैं वो मैं शो करूँगा। अब स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड ये सब मैंने करा दिया ऑलरेडी। चलो प्लास्टिड से पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, ट्रू और फॉल्स। प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लास्टिड जो है वो सभी प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अगर मैं बोलूँ प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड इन यूग्लिनाइट, ट्रू और फॉल्स, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिड जो होते हैं वो सारे प्लांट सेल में और सारे नहीं, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड्स में भी होते हैं। ठीक है। दे और एक और क्वेश्चन, प्लास्टिड्स आर नॉट इजीली ऑब्जॉर्ब्ड अंडर माइक्रोस्कोप, ट्रू और फॉल्स। प्लास्टिड्स आर नॉट इजीली ऑब्जॉर्ब्ड अंडर माइक्रोस्कोप, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इजीली ऑब्जॉर्ब्ड होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है। यहाँ से एक यार क्वेश्चन भी बन सकता है, प्लास्टिड्स आर इजीली ऑब्जॉर्ब्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, और मैं रीजन दे दूँ दे आर कलरफुल, या फिर ये द रीजन आर दे आर लार्ज। तो दे आर लार्ज होते हैं वो, उस वजह से ये क्या है कि प्लास्टिड इजीली जो है ऑब्जॉर्व हो सकते हैं। ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप। अब इनके पास जो है प्लास्टिड के पास क्या होता है, स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं। अब डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड होते हैं तो उनके पास स्पेसिफिक पिगमेंट होता है, वो क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है। जो पार्ट जिस पार्ट में भी रहेंगे उस पार्ट को कलर प्रोवाइड करते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट कितने टाइप के प्लास्टिड हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट के बेसिस पे प्लास्टिड को तीन टाइप के प्लास्टिड होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि द प्लास्टिड्स आर डिवाइडेड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ए एक ऑप्शन दे देगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, बी ऑप्शन दे देगा ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। तो पिगमेंट वाला सही हो जाएगा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट ये 3 में डिवाइड हुआ है। ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट पता ही है कहाँ होता है, जहाँ भी ग्रीन स्टेम्स और लिव्स होते हैं वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। लेकिन क्रोमोप्लास्ट को याद रख सकते हो कि कहाँ होता है, तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो पेटल्स में प्रेजेंट होता है। मेनली कहाँ होता है, पेटल्स में। और पेरिकार्प क्या है, फ्रूट के वॉल में। ठीक है। तो ये एक्चुअली कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके अलावा प्लास्टिड के बारे में थोड़ा और ध्यान रख लो, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी सेमी ऑटोनोमस है। क्यों? क्योंकि अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, खुद से बाइनरी फ्यूजन करके डिवाइड कर सकता है। ठीक है। और इसको भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इंडोसिम्बायंट बोलते हैं, सेल विद इन सेल। अब ये इंडोसिम्बायंट मैंने ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया में एक्सप्लेन कर दिया है प्रॉपर इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है। तो अगर तुमने देखा होगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब इसमें मैं नहीं करूँगा। अब देखो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग केमिकल एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा, क्यों? ये बहुत ही इजी सा सवाल है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट जो ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को, जो कि एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है। तो यहाँ लाइट एनर्जी की जगह चेंज कर सकता है, केमिकल एनर्जी कर सकता है। ठीक है। उसके अलावा
इन क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटिनो इन क्रोमोप्लास्ट वाटर सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाए, क्यों? क्योंकि क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट जैसे कैरोटीन प्रेजेंट होते हैं, ना कि वाटर सोल्यूबल, ठीक है। उसके अलावा कैरोटीन के अलावा क्या प्रेजेंट होता है? जेंथोफिल और अदर्स पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। अगर मैं बोलूँ इन क्रोमोप्लास्ट ओनली कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्यों? क्योंकि कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल पिगमेंट के अलावा अदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो है क्रोमोप्लास्ट जो है उसके जो पिगमेंट है कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल पिगमेंट, ये कौन से कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट पे? जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे कौन कौन से कलर प्रोवाइड करते हैं? तो येलो, ऑरेंज और रेड कलर जो है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है, जहाँ पे भी ये होंगे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरफुल प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरफुल प्लास्टिड, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ फिक्स शेप एंड साइज, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्यों? क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो वैरिड शेप एंड साइजेस के होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? टू इम्पार्ट कलर, गलत। स्टोर्ड न्यूट्रिएंट, ल्यूकोप्लास्ट का काम ही है स्टोर्ड न्यूट्रिएंट, और कलरलेस है तो कलर कैसे प्रोवाइड कर सकता है, कलर कैसे इम्पार्ट कर सकता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट कौन कौन से हैं? तो देखो, प्रोटीन कौन स्टोर करता है, फैट कौन सा स्टोर करता है और कार्बोहाइड्रेट कौन सा स्टोर करता है, उसके बेसिस पे अमाइलोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट और एल्यूडोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। ये एग्जांपल क्या है कि पोटैटो में जो होता है ये एमाइलोप्लास्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। इलेयोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? ऑयल एंड फैट, ठीक है। और जो एल्यूडोप्लास्ट है वो क्या स्टोर करता है? प्रोटीन। अब देखो, ऐसे याद करने का भी एक तरीका है। देखो, एक अमाइलो, जब डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर जब रहता था ना, मेरे वक्त तो था, तो उसमें अमाइलोज शुगर हम पढ़ते थे, ठीक है। तो अमाइलोज से याद हो जाता था कि अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एल्यूडोप्लास्ट तुम याद कर सकते हो कि मेज में जो सीड होता है ना, उसके आउटर या फिर व्हीट में वो एल्यूरोन लेयर होता है। तो एल्यूरोन लेयर किससे बना होता है? प्रोटीन रिच लेयर होता है। तो एल्यूडोप्लास्ट क्या कंटेन करेगा? प्रोटीन। तो बच गया इलेयोप्लास्ट। तो इलेयोप्लास्ट ऑयल एंड फैट, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इसलिए। उसके अलावा देखो, हमने क्रोमोप्लास्ट पढ़ा, ठीक है। तो देखो, टोमेटो में ना जो लाइकोपीन होता है ये एक कैरोटिनॉइड है जो कि क्रोमोप्लास्ट में होता है। क्रोमोप्लास्ट में एक कैरोटिनॉइड पिगमेंट है लाइकोपीन, जो रेड कलर प्रोवाइड करता है टोमेटो को। टोमेटो का रेड कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो लाइकोपीन पिगमेंट इन द क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब देखो, जो फ्लावर्स के पेटल होते हैं ना, उसके कलर किन किन वजह से होता है वो जानो। देखो, उनके कलर, एक तो क्रोमोप्लास्ट जो होगा वो भी, उसके वजह से भी क्या होगा? कलर आएगा। उसके अलावा जो है ना, इनके पास एक और पिगमेंट होता है, एंथोसियानिन पिगमेंट। पेटल्स में एक और पिगमेंट होता है, एंथोसियानिन पिगमेंट। ये कैसा पिगमेंट है? तो ये एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है, ठीक है। ये एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट और कहाँ प्रेजेंट होता है? तो वैक्यूल में, वैक्यूल में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल में क्या होता है? सेल सेप, उसमें डिजॉल्व रहता है। तो ये एंथोसियानिन पिगमेंट की वजह से पेटल कलर आता है और क्रोमोप्लास्ट की वजह से भी पेटल कलर आता है, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? फैट सोल्यूबल पिगमेंट, जैसे कि कैरोटिनॉइड भी ये कंटेन करता है। जबकि एंथोसियानिन कैसा है? वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ध्यान रख लेना। उसके अलावा मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं? मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन प्लांट के, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो लिप्स में पाए जाएंगे। तो लिप्स में भी कौन से सेल? तो मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन विच सेल्स ऑफ लिव्स? तो मेसोफिल सेल्स ऑफ द लिव, ठीक है। अगर मैं बोलूँ द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर फिक्स्ड या सेम, तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेप जो है तुमने अलगी वाले में भी पढ़ा था कि बहुत जो क्लोरोफाइसी था उसमें डिफरेंट टाइप के डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे भी शेप जो है इसका डिफरेंट हो सकता है, लेंस शेप हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, डिस्कॉइड हो सकता है, इवन रिबन शेप भी हो सकता है। अब इसका साइज भी जो है ना वो भी वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इसका लेंथ का रेंज क्या होता है? 5 to 10 माइक्रोमीटर, और विड्थ का रेंज क्या होता है? 2 to 4 माइक्रोमीटर, ध्यान रखना, ठीक है। लेंथ कितना होता है? 5 to 10 माइक्रोमीटर, विड्थ कितना होता है? 2 to 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके अलावा द नंबर ऑफ अगर मैं बोलूँ द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर सिमिलर इन ऑल सेल्स, ट्रू और फॉल्स? आर सिमिलर इन ऑल प्लांट सेल्स, जो जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है क्या सेम ही होता है? नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि नंबर भी वेरी करता है। जैसे एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है क्लैमिडोमोनास में, जबकि 20 से 40 होते हैं किसमें? मेसोफिल सेल में, ठीक है। और तुम्हें पता ही है क्लोरोप्लास्ट कितने मेम्ब्रेन बाउंड है? डबल मेम्ब्रेन या सिंगल मेम्ब्रेन? तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, ट्रू और फॉल्स? द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाए, क्यों? क्योंकि जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो रिलेटिवली लेस परमिएबल है, समझे? ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट स्टेटमेंट बना हुआ था, यहाँ पे इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन की जगह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कर दिया था, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट गलत था, ठीक है। अब आउटर मेम्ब्रेन पे आ जाओ। आउटर मेम्ब्रेन जो है ना उसमें एक पोडीन्स प्रोटीन्स होते हैं।
जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, उसमें पोरीन प्रोटीन है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पोर बना रहा होगा। तो इस वजह से क्या होता है ना कि आउटर मेम्ब्रेन परमेबल होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन से, तो उस पोर के थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल और आयन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये अब देख लो इसमें पोरीन प्रोटीन है, तो अगर ये ध्यान रख लिया कि आउटर मेम्ब्रेन में तो पोरीन प्रोटीन है, यानी रिलेटिवली लेस परमेबल कौन होगा, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। तो ये स्टेटमेंट भी तुम्हें याद रह जाएगा। उसके अलावा जो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन हो गया। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी पूरा जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज द स्पेस कॉल्ड बाउंडेड बाय द इनर मेम्ब्रेन, पूरे इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस इनक्लोज्ड है उसको क्या बोलेंगे, तो स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्फेरिकल मेम्ब्रेनस शेप कॉल्ड थाइलोकाइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ट्रू और फॉल्स? A number of organized spherical membranous sacs are called thylakoids are present in the stroma of chloroplast, true or false? False. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक है और ईच सैक को क्या बोलते हैं, थाइलोकोइड। जैसे ये देखो, ये एक सैक को क्या बोलेंगे, थाइलोकोइड बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो थाइलोकोइड्स है वो अरेंज कैसा होता है, ये जो होता है स्टैक्स के फॉर्म में अरेंज होता है। तो थाइलोकोइड्स आर अरेंज इन स्टैक्स, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज है, जैसे पाइल्स ऑफ कॉइन के रूप में। ठीक है, कॉइन्स के पाइल के रूप में। तो इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे एक को क्या बोलेंगे, ग्रैनम बोलेंगे, ग्रैनम। और ग्रैना क्या है, प्लूरल फॉर्म, यानी ये सारे क्या हो गए, ग्रैना हो गए। तो इस पूरे एक ग्रुप को क्या बोलेंगे, ग्रैना, और इस एक सैक को क्या बोलेंगे, थाइलोकोइड। ये ध्यान रखना है। ग्रैना को और क्या बोलते हैं, इंटरग्रेनल थाइलोकोइड भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, stroma lamella is a round membranous tubule that connects thylakoids of different grana. True or false? Stroma lamella are round membranous tubules connecting the thylakoids of different grana. True or false? False हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल है। ये वाले देख रहे हो, ये वाले चीज, ये क्या है, स्ट्रोमा लेमेला है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रोमा लेमेला। ये क्या कनेक्ट कर रहा है, तो दो डिफरेंट ग्रेना के जो थाइलोकॉइड सैक्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और ये कैसे फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, ये कैसे फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल, ये भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, अब जो एक तो हो गया कि इनर मेम्ब्रेन जो स्पेस, क्लोरोप्लास्ट का जो इनर मेम्ब्रेन जो स्पेस को इंक्लोज कर रहा है उसको स्ट्रोमा बोल रहे हैं। लेकिन जो थाइलोकॉइड है, थाइलोकॉइड के अंदर जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, उसको लूमेन बोलते हैं। ठीक है, द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलोकॉइड इंक्लूज ए स्पेस इज कॉल्ड अ लूमेन। तो इसको बोल सकते हैं ना, द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलोकॉइड इंक्लूज ए स्पेस कॉल्ड स्ट्रोमा। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लूमेन बोलते हैं। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है वो जो स्पेस को इंक्लूज करता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, एक यहाँ से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होता है कंटेन करते हैं एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ओनली कार्बोहाइड्रेट बट नॉट प्रोटीन। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम कंटेन करते हैं सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों के लिए। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि ये और क्या कंटेन करते हैं, तो इट कंटेन्स ए स्मॉल डबल डीएनए। इनका कैसा होता है, इन शॉर्ट जो डीएनए है वो लार्ज होता है, स्मॉल होता है, तो स्मॉल होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होता है या सिंगल स्ट्रैंडेड, तो डबल स्ट्रैंडेड। सर्कुलर होता है या लीनियर, तो सर्कुलर डीएनए होता है। ध्यान रखना है कि इसमें और माइटोकॉन्ड्रिया में सेम होता है, स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, राइबोसोम होते हैं। ठीक है, अब सिंस प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है तो यानी आरएनए मॉलिक्यूल भी होंगे, तो आरएनए भी होते हैं। ठीक है, अब क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो कहाँ होता है, क्लोरोफिल, अगर मैं बोलूं क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं थाइलोकॉइड में, और थाइलोकॉइड में भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में। तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके अलावा जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितने एस होते हैं, तो 70 एस होते हैं, स्मॉलर होते हैं देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कितना होता है, 80 एस होता है। ठीक है, अब देख लो, इसमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी जानना है, लेकिन उससे पहले तुम थोड़ा एक डायग्राम देख लो इसमें, ये वाला डायग्राम। अब देख लो, इसमें ये थोड़ा 3D टाइप का डायग्राम है ना, तो और अच्छा से समझ में आएगा। देखो, इस पूरे एक को क्या बोल रहा है, थाइलोकॉइड बोल रहे हैं। ठीक है, ये बस एक सैक को क्या बोल रहे हैं, थाइलोकॉइड। इसके अंदर ये जो स्पेस है ये क्या हो गया, लूमेन हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये पूरे ग्रुप को क्या बोल रहा है, थाइलोकॉइड के स्टैक को क्या बोल रहा है, ग्रैनम बोल रहे हैं। ठीक है, ये राइबोसोम्स हो गए, फिर डीएनए है इसमें। ठीक है, और ये दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो क्या हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल है, मोर परमिएबल, तो लेस परमिएबल है। ये क्या हो गया, स्ट्रोमा हो गया। इनर मेम्ब्रेन के जो अंदर स्पेस है उसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा। और ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ये कुछ नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाले जो डायग्राम है वो है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो क्या है। उसके अलावा देखो, क्वांटोजोम्स क्या होते हैं।
क्वांटोजोम समझ लो, ये तुम्हें क्वांटोजोम ना फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तुम फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे भी लिख लेते हैं, डबल हो जाएगा रिवीजन। क्वांटोजोम जो है वो फोटोसिंथेटिक फंक्शनल यूनिट है। ये क्या कंटेंट करता है, लगभग 250 से 400 मॉलिक्यूल कंटेंट करता है वेरियस पिगमेंट के। अब ये पिगमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोरोफिल हो सकता है, कैरोटिनॉइड हो सकता है और जेंथोफिल हो सकता है। तो क्वांटोजोम क्या है, फोटोसिंथेटिक फंक्शनल यूनिट है जो ऑलमोस्ट 250 से 400 मॉलिक्यूल कंटेन करता है, जो कि अराउंड कितने पिगमेंट होते हैं, तो 250 से 400 मॉलिक्यूल वेरियस पिगमेंट के कंटेन करता है। कौन कौन से पिगमेंट, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल, ठीक है। अब ये क्वांटोजोम प्रेजेंट कहाँ होता है, तो इम्बेडेड होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। अब जहाँ पे ये पिगमेंट्स वो क्लोरोफिल अभी हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो थाइलाकॉइड में, और थाइलाकॉइड में भी कहाँ होता है, तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा एक और बात जान लो, जो स्ट्रोमा लैमेला है ना, स्ट्रोमा लैमेला, उसको ऑल्सो नोन एज, स्ट्रोमा लैमेला को और क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड भी बोलते हैं और फ्रेट्स कैनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोमा लैमेला को भी फ्रेट्स कैनल भी बोलते हैं और ये स्ट्रोमा थाइलाकॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो, जो अब एक प्लास्टिड का कैसे फॉर्म होता है, तो या तो वो प्रोप्लास्टिड से फॉर्म होगा। अब देखो ये प्रोप्लास्टिड क्या होता है, वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, या तो क्लोरोप्लास्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, क्रोमोप्लास्ट में। अब प्लास्टिड 3 टाइप के है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो प्रोप्लास्टिड किसी में भी डिफ्रेंशिएट हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट में भी, क्रोमोप्लास्ट में भी, ल्यूकोप्लास्ट में भी। तो प्लास्टिड किससे फॉर्म हो गया, या तो प्रोप्लास्टिड से, या फिर बाइनरी फ्यूजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग प्लास्टिड, या तो फिर बाइनरी फ्यूजन करेगा प्री एग्जिस्टिंग प्लास्टिड का, ठीक है, उससे होगा। अब देखो ये जो मैंने बताया ना कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है वो प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड में, तो ये देख लो, तुम्हें मैं इसके डायग्राम में दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में देख सकते हो, ये क्या है, ये थाइलाकॉइड से, ठीक है, ये थाइलाकॉइड से ये स्ट्रोमा हो गया। तो थाइलाकॉइड में देखो, ये थाइलाकॉइड स्पेस हो गया, ये जो है लूमेन हो गया, और ये स्ट्रोमा हो गया। तो इसमें देख रहे हो तुम फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, इसमें ग्रीन ग्रीन कुछ दिख रहा है। तो देख रहे हो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ है, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, तो इसलिए थाइलाकॉइड में है, स्ट्रोमा में नहीं है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें पूरा क्लोरोप्लास्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं राइबोसोम्स पे, ठीक है। अब राइबोसोम्स के बारे में थोड़ा कुछ जान लो कि इसको ना सेल ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में भी होता है, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। तो एक ऑर्गेनिल के विद इन ऑर्गेनिल है, तो ऑर्गेनिल विद इन ऑर्गेनिल भी। और इसका फंक्शन क्या है राइबोसोम का, तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब कैसे करता है प्रोटीन सिंथेसिस, वो तुम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हो, तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और यूकैरियोट्स में ना जनरली इसका साइज 25 to 30 nm होता है यूकैरियोट में, और प्रोकैरियोट में कितना होता है 50 to 20 nm, ठीक है। 15 by 20 nm डायरेक्ट लिखा हुआ है इसी चैप्टर में। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि हु फर्स्ट ऑब्जर्व राइबोसोम्स, हु फर्स्ट ऑब्जर्व राइबोसोम्स, किसने खोजा था राइबोसोम्स को, तो जॉर्ज पैलेडे। किस ईयर में उन्होंने खोजा था, तो 1953। तो ये डेटा जो है डायरेक्ट याद होना चाहिए कि फर्स्ट किसने ऑब्जर्व किया था, जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में। अब और क्वेश्चन क्या है, राइबोसोम्स आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप एज लाइट पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलेडे, ट्रू और फॉल्स। Ribosomes are granular structure first observed under light microscope as light particles by George Padley. True or false? False. क्यों, क्योंकि राइबोसोम्स जो थे वो राइबोसोम जो था वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, ये सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया एज डेंस पार्टिकल, नॉट लाइट पार्टिकल। किसके द्वारा, जॉर्ज पैलेडे के द्वारा। अब ये बना किससे होता है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है, आरएनए का और प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। और क्या इसके सराउंडेड होता है मेम्ब्रेन के द्वारा, नहीं, ये एकदम शुरू से ही पता है कि कोई मेम्ब्रेन इसके सामने नहीं। अब यूकैरियोटिक राइबोसोम का कितना होता है, कितना एस होता है 18S, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितना होता है 70S। अब इस राइबोसोम का सब यूनिट जो है, अब वो 2 सब यूनिट होता है हर राइबोसोम में, एक लार्ज सब स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। तो 18S के कौन कौन से सब यूनिट है, तो लार्जर सब यूनिट 60S है और 40S है स्मॉलर सब यूनिट। सिमिलरली 70S के जो लार्जर सब यूनिट है 50S है और 30S जो है वो स्मॉलर सब यूनिट है। अब ये S का मतलब क्या है, S जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है, इसका ये स्टैंड, अगर मैं बोलूँ S स्टैंड फॉर डैश कोफिशिएंट, और मैं ऑप्शन दे दूँ स्वेडबर्ग और ऑप्शन बी दे दूँ सेडिमेंटेशन, तो क्या सही होगा, तो S स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अभी तो तुम देख के बोल दोगे कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, लेकिन एक्चुअल में जब एग्जाम में तुम्हें ये क्वेश्चन आ गया ना कि S स्टैंड फॉर डैश कोफिशिएंट, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे अगर दोनों ऑप्शन आ गया तो। लेकिन ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट लिखा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ S that is sedimentation coefficient is directly a measure of density and size. S is a directly measure of density and size. True और false? false हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये indirectly measure है किसका, डेंसिटी और साइज का,
ठीक है। अब ये दोनों बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम जो होता है वो दोनों सब यूनिट के कंपोज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा तुम जान लो कि राइबोसोम तो हमें पता है कि बोथ यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, लेकिन राइबोसोम में कुछ जगह अब्सेंट होता है। मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में अब्सेंट होता है और मैच्योर सिप्टिव में। अब देखो मैच्योर आरबीसी जैसे जैसे मैच्योर होता है तब जाके आरबीसी में से राइबोसोम खत्म मतलब निकल जाता है, ठीक है। अब यानी कि पहले तो था जब आरबीसी इमेच्योर होगा, सिमिलरली सिप्टिव जब ग्रो कर रहा होगा तब तो इनिशियली राइबोसोम होता है, लेकिन मैच्योर में अब्सेंट रहता है, ये ध्यान रखना है। अब ये जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है उन दोनों को बाइंड करने के लिए कौन सा आयन की जरूरत है, तो मैग्नीशियम आयन का, ये ध्यान रखना है। मैग्नीशियम आयन इज इसेंशियल फॉर बाइंडिंग ऑफ टू सब यूनिट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे कैल्शियम आयन दे दे तो गलत हो जाएगा, आयरन दे दो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा तुम्हें जानना है, ये जो 70s है और 80s है ना, इसमें कितना परसेंट आरएनए होता है और कितना परसेंट प्रोटीन होता है, ठीक है। तो 70s में ना 70 से 10 कम कर दो 60 to 65 आरएनए जो होता है ना वो आरएनए होता है। 60 to 65% कितना होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है। अब तुम्हें एक याद है 60 to 65%, तो बच क्या गया 35 to 40% क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। अब 80 जो है उसका आधा कर दो 80s में, तो 40 to 45% जो है ना वो आरएनए है और 55 to 60% कितना है, प्रोटीन है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 70s में ना 60% अराउंड आरएनए और 40% प्रोटीन है, वहीं 80s में 40% अराउंड आरएनए और 60% प्रोटीन है। ऑलमोस्ट देख रहे हो कि रिवर्स हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो आरएनए भी है ना वो 30s में और 50s में भी अलग अलग है। 30s में 16S आरआरएनए है और 15S में दो, एक 5S और एक 23S आरआरएनए है, ठीक है। सिमिलरली ये डायरेक्ट याद ही रखना है, ठीक है। और 40S में क्या है 18S आरआरएनए है और 60S में 5S आरआरएनए है, 8S आरआरएनए है, 28S आरआरएनए है, ठीक है। ये 50S आरआरएनए को याद रख सकते हो कि 5S आरआरएनए है और 2 + 3 फिर से 5 बन जा रहा है, तो 23S आरआरएनए है। बस याद करने का तरीका है, ये आरएनए याद होना चाहिए। उसके अलावा प्रोटीन पता होना चाहिए। डायरेक्ट 2023 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है। मैंने लिखा था तो मुझे मेरे क्वेश्चन सही हो गए थे, एनसीईआरटी में ये नहीं दिया था। तो 80S में जो पूछा था कि ये यूकैरियोट के राइबोसोम्स में कितने प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो देखो यूकैरियोट नहीं था, सिर्फ राइबोसोम दिया। अगर जनरली सिर्फ राइबोसोम दिया था तो मान के चलना था कि ये यूकैरियोट था, वो सिर्फ क्वेश्चन था नंबर ऑफ प्रोटीन्स इन राइबोसोम, तो हमने मान के चला था कि वो यूकैरियोट कहीं पूछ रहा है, क्योंकि यूकैरियोट कहीं अलग से दिया हुआ है राइबोसोम, ठीक है। अब देखो 18S जो राइबोसोम है उसमें अराउंड 80 प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। 80 प्रोटीन्स होता है, ऐसे डायरेक्ट ध्यान रख लो। उसमें से भी अब 33 + 47 है, तो तुम बता सकते हो कि स्मॉलर सब यूनिट में कितने होंगे और लार्जर सब यूनिट में कितने होंगे। तो इसमें 33 है, इसमें 47 है, कोई एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप। ये एवरेज है, मतलब जरूरी नहीं है कि एकदम हर एक में 80 ही होंगे, किसी में 80 भी हो सकते हैं, किसी में 81 भी हो सकते हैं, 82 भी। सिमिलरली एवरेज अराउंड ऑलमोस्ट कितना होता है 70 में, तो 55 प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें 21 + 34 एक ऐसे याद रख सकते हो ना। 80S में 80 प्रोटीन होता है, 70S में उससे कम उससे 55 प्रोटीन होता है। अब ये 80S में किसमें कितना प्रोटीन होता है, तो अब मान लो 40, अब स्मॉलर सब यूनिट में तो 40 से कम ही होगा, तो कितना कम होगा, तो अराउंड 33 को बोल सकते हो 47। तो ये डेटा ना तुम्हें थोड़ा याद होना चाहिए, क्योंकि PYQs में आया है तो पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, इसलिए मैंने करा दिया। उसके अलावा देखो अब राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो सेल्स जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं, ठीक है, सेल जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होता है उसमें राइबोसोम भी ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल देख लो, ह्यूमन पेनक्रियाज सेल में पेनक्रियाज में कितने एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन, और एंजाइम किससे बने होते हैं, बायोमोलिक्यूल में तुमने पढ़ा है कि एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन से ही बना होता है, ठीक है। तो पेनक्रियाज में अगर एंजाइम्स बन रहे हैं यानी उसमें राइबोसोम की संख्या ज़्यादा होगी, तो एक्चुअल में पेनक्रियाटिक सेल में मिलियंस ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ साइटोस्केलेटन पे। अब साइटोस्केलेटन क्या है, साइटोस्केलेटन कुछ नहीं है, देखो कुछ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो होते हैं, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में होते हैं। वो कौन कौन से फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इन तीनों को टुगेदर हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस की जगह पॉलीसेक्राइड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, फिलामेंटस पॉलीसेक्राइड स्ट्रक्चर, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीनों ही प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। और तीनों का ना अगर तुम प्रोटीन लिख सकते हो तो ये जो बना होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन का, माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ना वो किरेटिन प्रोटीन प्लस अदर प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, किरेटिन प्लस अदर प्रोटीन का। इनका फंक्शन क्या है,
फंक्शन तुम्हें क्या याद रखना है कि एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, साइटोस्केलेटन नाम से ही है, स्केलेटन क्या काम क्या होता है, एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्लस मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, ठीक है, शेप ऑफ द सेल का, और तीसरा मोटिलिटी। अब देखो माइक्रोट्यूब्यूल तुम आगे सीलिया और फ्लैजेला में देखोगे कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है सीलिया और फ्लैजेला में जो कोर स्ट्रक्चर है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बनाते हैं, यानी मोटिलिटी में भी रोल प्ले करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, और इवन जो स्पिंडल अपैरेटस फॉर्म करते हैं ना सेल डिवीजन के अराउंड, तब भी वो भी यही होते हैं, ठीक है, तो सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं एक तरह से। अब आ जाओ एक बार देख लो यहाँ पे स्ट्रक्चर, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये माइक्रोफिलामेंट है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ये किससे बना हुआ है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, अल्फा बीटा, लेकिन तुम्हें बस ट्यूबुलिन ध्यान रखना है। अब ये देख लो माइक्रोफिलामेंट किससे बने? एक्टिन सब यूनिट से बने हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट क्रिएटिन प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल देख सकते हो, माइक्रोट्यूब्यूल देख सकते हो, ये कैसा हॉलो है, बाकी दोनों हॉलो नहीं है, तो ये हॉलो ट्यूब्स है। लेकिन माइक्रोफिलामेंट देखो कैसा है, तो टू इंटरटवीन्ड स्ट्रैंड ऑफ एक्टिन है, देखो दो एक्टिन में ना एक ऐसे इंटरविंड है, ठीक है। उसके अलावा फाइब्रस इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है? फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जो कि कॉल्ड होते हैं केबल में, कौन से प्रोटीन? केराटिन प्रोटीन, और अदर प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है। इसका साइज देख लो 25 nm के अराउंड होता है, इसका 7 nm के अराउंड, इसका 8 to 12 nm। अब ये क्योंकि हॉलो है तो इसका लूमेन का साइज कितना हो जाएगा? 15 nm। याद नहीं रखना है, बस मैं तुम्हें अच्छी समझ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोटीन कौन से हैं? तो इसमें ट्यूबुलिन होते हैं, इसमें एक्टिन होते हैं, और इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जिसमें केराटिन भी होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सीलिया और फ्लैजेला पे। अब हम स्टार्ट करते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला में पहले लाइन से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सीलिया एंड फ्लैजेला आर हेयर लाइक इन ग्रोथ फ्रॉम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ट्रू और फॉल्स? सीलिया एंड फ्लैजेला आर हेयर लाइक इन ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सीलिया और फ्लैजेला जो है वो हेयर लाइक आउट ग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन का, ना कि इन ग्रोथ, ठीक है। अब मैं बोलूँ सीलिया आर स्मॉलर एज कंपेयर टू फ्लैजेला, ट्रू और फॉल्स? सीलिया आर स्मॉलर कंपेयर टू फ्लैजेला, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स ट्रू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं और यहाँ पे देखोगे फ्लैजेला कंपेरेटिवली लॉन्गर होते हैं, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। उसके बाद सीलिया का फंक्शन कैसा होता है? सीलिया जो है वो वर्क करता है लाइक ओर्स। ओर्स मतलब क्या होता है? जो नाव पे जो चप्पू होता है ना, उसको ओर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ सीलिया वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ओनली सेल बट कैन नॉट कॉज मूवमेंट ऑफ सराउंडिंग फ्लूइड, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्यों? क्योंकि सीलिया जो है वो वर्क करता है ओर्स की तरह, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल, या तो सेल को भी मूव कर सकता है आगे पीछे, या फिर जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसको भी ये मूव कर सकता है उस ओर लाइक मूवमेंट की वजह से, ठीक है। अब फ्लैजेला जो है वो कंपेरेटिवली कैसा है? लॉन्गर होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? सेलुलर सेल के मूवमेंट। तो सीलिया एंड फ्लैजेला क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट ऑफ द सेल के लिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ एक, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ट्रू और फॉल्स? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजेला होता है, लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजेला से, ठीक है। तो एक अजर्सन रीजन आ सकता है कि फ्लैजेला इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट हेल्प इन मोटिलिटी, और रीजन दे देगा देयर स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला इज सिमिलर। तो अजर्सन ट्रू हो जाएगा, दोनों में मोटिलिटी में ही हेल्प करता है, लेकिन क्या स्ट्रक्चर सिमिलर होता है? नहीं, स्ट्रक्चर जो है वो गलत, सिमिलर नहीं होता है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, द लाइट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ए सीलियम और फ्लैजेला सो दैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रू और फॉल्स? द लाइट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम एंड फ्लैजेला सो दैट दे आर मेड अप ऑफ दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है सीलिया और फ्लैजेला का शो किया है, दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ए सीलियम और फ्लैजेला सो दैट दे आर कवर्ड विथ अ पॉलीसेक्राइड लेयर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्यों? कि कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ना कि पॉलीसेक्राइड लेयर से, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड प्रोटीन का बना होता है, नॉट अ प्रॉपर पॉलीसेक्राइड लेयर तो होता नहीं है। या फिर एक ये सेम क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, सीलिया एंड फ्लैजेला आर कवर्ड विथ पॉलीसेक्राइड लेयर, गलत, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ध्यान रखना है। अब देखो एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसका जो सपोज ये सीलिया है, ये सीलिया और या फ्लैजेला है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसका बीच में है इसको कोड बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो तुम देख रहे हो ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, यहाँ से क्रॉस सेक्शन को सामने से देख रहे हैं, सपोज जैसे ये पेन है, ठीक है, ये सीलिया एंड फ्लैजेला यहाँ पे ऐसे कट किया और सामने से देख रहे हैं, तब ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो ऐसा, उसके अलावा जो कोड है, जो इसका कोड है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, इसके अंदर जो भी है कोर, ये सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, तो ये अंदर जो भी है कोर, उसको क्या बोल रहे हैं? एक्सोनिम बोल रहे हैं, ठीक है। द कोर इज कॉल्ड एक्सोनिम। अगर मैं बोलूँ द कोर
और एक्सोनिम ऑफ cilia and flagella possess a number of microfilament running perpendicular to the long axis, ट्रू और फॉल्स। तो इसमें दो गलतियां हैं। एक तो कोर जो है, जो कोर और एक्सोनिम बोलते हैं जिसको, द कोर और एक्सोनिम, वो क्या पजेस करता है, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, नॉट माइक्रोफिलामेंट। यहाँ पे मैंने माइक्रोट्यूब्यूल्स की जगह माइक्रोफिलामेंट कर दिया, बहुत लोग कंफ्यूज होके गलत भी कर देंगे, ठीक है। रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, जो लॉन्ग एक्सिस है, जैसे ये अगर मान लो ये डायग्राम में इसका अच्छे से दिखा दूंगा। ये देखो, ये एक्चुअल में क्या है, ये लॉन्ग एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस जा रहे हैं या परपेंडिकुलर, तो पैरेलल, ठीक है, ध्यान रखना। ये डायग्राम मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी। अब एक्सोनिम में टोटल कितने डबलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, तो टोटल डबलेट्स जो होते हैं वो 9 डबलेट्स होते हैं, ठीक है। टोटल 9 डबलेट्स होते हैं। वो कैसे अरेंज होते हैं, रेडियली अरेंज होते हैं। कहाँ पे, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स या सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन बना सकता हूँ, द एक्सोनिम्स ऑफ cilia and flagella यूजुअली हैज अ 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा क्योंकि मैंने पेरिफेरल की जगह सेंट्रल कर दिया। या फिर ये बोलेंगे, द एक्सोनिम हैज अ पेयर ऑफ द एक्सोनिम हैज अ पेयर ऑफ पेरिफेरली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। क्यों, क्योंकि पेरिफेरी में तो 9 डबलेट्स होते हैं ना, सिर्फ एक पेयर थोड़ी, तो एक पेयर तो सेंटर में होता है। तो यही मैंने थोड़ा रिवर्स करके यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोले हैं, 9+2 अरे। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड 9+2 अरे। यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 9+1 अरे। तो कितने लोग गलत कर सकते हैं, 9+2 अरे याद रखना है, क्योंकि अब पेयर को एक पेयर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स के क्यों बोलते हैं। अब देखो, ये जो क्रॉस सेक्शन है, पहले ये देखो, ये देख रहे हो, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो दो दो के पेयर में है, तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसी का क्रॉस सेक्शन जो है यही है, ठीक है। तो टोटल 9 डबलेट्स हो गए, ये 9 डबलेट्स हो गए, दिख रहा है 9 डबलेट्स। और सेंटर में दो, एक पेयर ऑफ क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल, तो 1 और 2, ठीक है। तो ये टोटल 9 डबलेट्स प्लस ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हो गए, 9+2 अरे हो गए, ठीक है। 9+2 अरेंजमेंट हो गया, समझे। उसके अलावा क्वेश्चन पूछता हूँ, द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज ऑल्सो इंक्लोज्ड बाय अ पेरिफेरल सीट, ट्रू और फॉल्स। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इनक्लोज्ड बाय अ पेरिफेरल सीट, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रल ट्यूब्यूल्स कनेक्टेड होते हैं ब्रिजेस से, सही बात है, देख लो ये ब्रिजेस से कनेक्टेड है कि नहीं, ये एक ब्रिज है, ठीक है, लेकिन कवर्ड होता है सेंट्रल सीट से, ना कि पेरिफेरल सीट से, ठीक है। अब ये जो पेरिफेरल सीट है वो कनेक्टेड होता है, अगर मैं बोलूँ द सेंट्रल सीट द सेंट्रल सीट ऑफ एक्सोनिम, द सेंट्रल सीट ऑफ cilia और flagella is connected to each microtubule at the periphery by a radial spoke, true or false. The central seat is connected to each microtubule at the periphery by a radial spoke, true or false, false हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रल सीट कनेक्टेड होता है वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ द ईच पेरिफेरल डबलेट। मैंने क्या बोला, ईच माइक्रोट्यूब्यूल। देखो, अब देखो, ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है कि नहीं, उसमें से कोई एक ही, उसमें से क्या, वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ द ईच पेरिफेरल डबलेट, वो कनेक्टेड होता है रेडियल स्पोक से। तो अगर मैं बोल दूं ईच माइक्रोट्यूब्यूल, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 में से सिर्फ एक से ही ये रेडियल स्पोक है। देखो, ये सेंट्रल सीट है, ठीक है, इस सेंट्रल सीट से एक रेडियल स्पोक, 2 3 4 टोटल 9 है, यानी इन दोनों में से किसी जो डबलेट है उसमें से कोई एक कनेक्टेड है सेंट्रल सीट से, ठीक है, वो ध्यान रखना है। उसके अलावा तो टोटल कितने रेडियल स्पोक्स हो जाएंगे, 9 डबलेट्स हैं तो 9 रेडियल स्पोक्स हो जाएंगे। तो अगर मैं लिख दूं कि देयर आर टोटल 18 रेडियल स्पोक्स, अजर्सन दे दूं, रीजन दे दूं, ईच माइक्रोट्यूब्यूल इज कनेक्टेड टू द ईच पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल सीट, तो अजर्सन भी गलत, रीजन भी गलत, क्योंकि टोटल 9 रेडियल स्पोक्स भी होते हैं, ठीक है। अब पेरिफेरल जो डबलेट्स हैं वो ऑल्सो इंटरकनेक्टेड होते हैं लिंकर से। अब ये देख लो, ये जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड है इस ब्रिज से, तो इसको क्या बोल रहे हैं, इंटर डबलेट ब्रिज। इसी को वहां पे क्या लिखा है, लिंकर लिखा है, ठीक है। बोथ सीलियम और फ्लैजेला जो होता है वो इमर्ज करते हैं किससे, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज। हम आगे पढ़ेंगे, जो सेंट्रियोल है वो फॉर्म करता है बेसल बॉडीज, उसी से ये सीलिया और फ्लैजेला जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। अब देख लो, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लो, यहाँ पे पहले तो ये डायग्राम देखो, ये इससे और अच्छे से विजुअलाइजेशन होगा। अब देखो, ये पूरा क्या है, ये एक सीलिया और फ्लैजेला का डायग्राम है। इसमें तुम देख रहे हो टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स है, कितने डबलेट्स हैं, 9 डबलेट्स हैं। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल टोटल, और टोटल माइक्रोट्यूब्यूल पूछा जाए तो कितना है, देखा जाए तो 20 है, क्योंकि हर 9 डबलेट्स का 18 माइक्रोट्यूब्यूल और ये 2, तो 20 हो गए, ठीक है। उसके बाद हर डबलेट में से एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सेंट्रल सीट से कनेक्टेड होता है, किससे, एक रेडियल स्पोक से,
ठीक है, ये सेंट्रल सीट हो गया। तो देख लो ये आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए जिसको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल दो आपस में कनेक्टेड भी रहते हैं। ये रेडियल स्पोक्स हो गए, फिर से क्रॉस लिंकिंग भी हो रहा है, देखो आपस में भी ये दोनों जुड़े रहते हैं। अब ये डायग्राम देखो, इससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्रॉस सेक्शन देखो, ये टोटल पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट्स हो गए, ठीक है। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बना होता है, ये मैंने बताया था साइटोस्केलेटन वाले में कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। अब ये आपस में कनेक्टेड है किससे, इंटरडबलेट ब्रिज से। इसको लिंकर ऑलरेडी हमने बोल दिया था, इसको क्या बोलते हैं, नेक्सॉन प्रोटीन से ये बना होता है, ठीक है। ये जो लिंकर है वो किससे बना होता है, नेक्सॉन प्रोटीन से। अब देखो अगर इसमें तुम नेमिंग कर दो इसको ए बी, ठीक है, और इसको भी ए बी, तो देख रहे हो ए से बी कनेक्टेड है ना कि ए से ए, तो इसको ए बी लिंकर भी बोल देते हैं, ठीक है। ए बी लिंकर भी बोल देते हैं इंटरडबलेट ब्रिज को, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये भी अगर माइक्रोट्यूब्यूल है तो किससे प्रोटीन से बना होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ठीक है। उसके अलावा ये सेंट्रल सीट है, तुम्हें दिख गया। उसके अलावा ये देखो, ये तुम देख रहे हो ये स्ट्रक्चर्स, इसको बोलते हैं डाइनी नाम। तो जो बाहर की तरफ है, ठीक है, जो बाहर की तरफ है उसको वो आउटर डाइनी नाम हो गया, जो अंदर की तरफ है वो इनर डाइनी नाम हो गया। अब ये जो डाइनी नाम है ना, इसके पास एटीपीएज एक्टिविटी होता है, यानी कि ये एटीपी का हाइड्रोलिसिस कर सकता है। अब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। अब सीलिया और फ्लैजेला में एनर्जी की क्यों जरूरत है, क्योंकि उनको मैकेनिकल मूवमेंट करना है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है हैव एबिलिटी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी एंड लिबरेट एनर्जी। एनर्जी लिबरेट क्यों करेगा, ताकि सिलियरी और फ्लैजेलर मूवमेंट हो सके, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हो, ये भी कोई आउट ऑफ ज़्यादा एनसीईआरटी नहीं है, ये डायग्राम में दिया है उसी को बस एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब ये भी डायग्राम क्लियर हो गया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ भी याद रख सकते हो, ठीक है, अच्छे से कि ये सीलिया और फ्लैजेला का ही है, डायरेक्ट भी आ सकता है। अब देखो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, सेंट्रोजोम जो होता है वो सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनिज्म ऑलवेज कंटेनिंग टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। तो देखो यहाँ पे यूजुअली लिखा है, तो जहाँ पे भी यूजुअली लिखा हो ना वहाँ पे ऑलवेज अगर लिखा हो तो तुम अपने कान खड़े कर सकते हो कि ऑलवेज नहीं हो सकता, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो सेंट्रियोल्स में वैसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। सेंट्रोजोम में दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं, ठीक है। जैसे देख लो ये एक सेंट्रोजोम है जिसमें दो सेंट्रियोल्स है, एक दो, ठीक है। उसके अलावा दे आर सराउंडेड बाई, अगर मैं बोलूँ सेंट्रियोल्स आर सराउंडेड बाई होमोजीनियस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ट्रू और फॉल्स। सेंट्रियोल्स आर सराउंडेड बाई होमोजीनियस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा क्यों, क्योंकि ये सराउंडेड होता है अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से, ना कि होमोजीनियस, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, बोथ सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोजोम लाई पैरेलल टू ईच अदर, ट्रू और फॉल्स। बोथ सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोजोम लाई पैरेलल टू ईच अदर, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा क्यों, क्योंकि दोनों सेंट्रियोल जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाई करता है, ना कि पैरेलल, ठीक है। तुम वो डायग्राम में भी देख सकते हो, जो प्लांट और एनिमल सेल का इसमें डायग्राम नहीं दिया, उसमें देख सकते हो, दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये दोनों सेंट्रियोल देख रहे हो, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इसमें भी देख सकते हो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी सेंट्रोजोम जो है दोनों सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। ईच सेंट्रियोल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, एक कार्टविल शेप का होता है। तुम देख लो इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, एक कार्टविल के शेप जैसा नहीं है, ठीक है, सेंट्रियोल का। ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अब आगे देखते हैं, अब ये किससे बना होता है, सेंट्रियोल जो होता है वो मेडअप होता है 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो 9 इवनली प्लेस्ड होता है, ठीक है, उनके बीच में इवनली स्पेस होता है, पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन का। अब ईच पेरिफेरल फाइब्रिल क्या होता है, एक ट्रिपलेट है। यानी बोलना क्या चाहता है, ये देखो, ये तुम देख रहे हो, ये जो है, ये जो तीनों स्ट्रक्चर है इसको बोल रहा है कि तीनों को मिला के हम एक पेरिफेरल फाइब्रिल बोलेंगे, और इस पेरिफेरल फाइब्रिल में क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट ऑफ व्हाट, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और ये टोटल ये जो है क्या अजासेंट वाले देखो एक दूसरे जो है कनेक्टेड है कि नहीं, इससे हर ट्रिपलेट जो है वो पिछले वाले ट्रिपलेट से कनेक्टेड है और आगे वाले से। तो ईच ट्रिपलेट इज, लिखा है द अजासेंट ट्रिपलेट्स आर लिंक्ड, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन बना दूं द अजासेंट ट्रिपलेट्स इन सेंट्रोजोम्स या सेंट्रियोल आर नॉट लिंक्ड, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा क्यों, क्योंकि ये लिंक्ड होते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। The central part of the distal region of the centriole is proteinaceous and called hub. True or false?
द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्टल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज प्रोटीनेसियस एंड कॉल्ड हब। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज प्रोटीनेसियस एंड कॉल्ड हब। समझे? तो जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है ये सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल का, ठीक है, प्रॉक्सिमल रीजन, द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन जो है वो प्रोटीनेसियस होता है और उसको हब बोलते हैं, ठीक है। और वो कनेक्टेड होता है ट्यूब्यूल से, जो पेरिफेरी में ट्यूब्यूल से उससे कनेक्ट होता है, ठीक है। किससे? बाय हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक्स, ठीक है। रेडियल स्पोक्स किससे बना होता है? तो प्रोटीन से, ठीक है। तो देखो कनेक्टेड होता है ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट से, किससे? रेडियल स्पोक से, जो कि प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। अब ये लाइन देखो, सेंट्रियोल्स जो होता है वो फॉर्म करता है क्या? बेसल बॉडी किसका? ओनली सीलिया, ओनली फ्लैजेला नहीं, सीलिया का भी, फ्लैजेला का भी। और क्या फॉर्म करता है सेंट्रियोल? तो स्पिंडल फाइबर फॉर्म करता है, जो कि स्पिंडल अपैरेटस फॉर्म करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। आगे सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि कैसे सेंट्रियोल जो है स्पिंडल फाइबर और स्पिंडल अपैरेटस बनाता है, ठीक है। अब ये डायग्राम देख लो। तो सेंट्रियोल का डायग्राम तुम्हें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये 9 ट्रिपलेट्स हो गए, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के, वाजांसेंट वाले जो है वो कनेक्टेड होते हैं। और इसके ये जो प्रॉक्सिमल रीजन वाला है वो ध्यान रखना है कि सेंट्रल पार्ट जो है प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल वो प्रोटीनेसियस होता है और उसको हब बोलते हैं। अगर मैं प्रॉक्सिकल की जगह डिस्टल कर दूं तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये बेसल बॉडी का क्रॉस सेक्शन देख लो, ये भी ट्रिपलेट है, ठीक है, 9 ट्रिपलेट्स हो गए, टोटल 9 ट्रिपलेट्स हो गए, ठीक है। ये सेंट्रल पार्ट हो गया, इससे रेडियल स्पोक से है वो क्या है? कनेक्टेड है। समझ रहे हो? तो आई थिंक ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया। और इसका अरेंजमेंट कैसा है देखो, टोटल 9 ही है, बीच में तो कोई माइक्रोट्यूब्यूल है ही नहीं, तो टोटल 9 ट्रिपलेट्स है, कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, तो इसलिए इसको 9+0 अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ देख लो, सेंट्रियोल जो है वो सेल्फ डुप्लीकेटरी यूनिट है। तुम आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि एस फेज में जो है वो सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट होते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये खुद से ही न्यू सेंट्रियोल्स बना देते हैं या फिर डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसलिए इसको सेल्फ डुप्लीकेटरी यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस में क्या है कि अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है, या फिर हु फर्स्ट ऑब्जर्व न्यूक्लियस। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन किस ईयर में किया था? तो 1838 में। लेकिन एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय एसिडिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन। ट्रू और फॉल्स? द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस जो है स्टेन्ड बाय बेसिक डाई से स्टेन किया गया, ठीक। क्योंकि तुम खुद सोचो, न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होते हैं, ठीक है, आरएनएज होते हैं, तो वो क्या है? एसिड है। तो एसिड वो तो एसिडिक नेचर के है, यानी उस पर वर्क कौन करेगा? बेसिक डाई से ही वो बाइंड कर सकते हैं, तो इसलिए बेसिक डाई। तो स्टेन किससे होंगे? बेसिक डाई से। तो यहाँ पे अगर एसिडिक डाई लिख दे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और वो उसको क्या नाम दिया गया? क्रोमेटिन। किसके द्वारा? फ्लेमिंग के द्वारा। अब देखो हम लोग बचपन से ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का बहुत नाम सुनते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दे हु गेव द नेम क्रोमेटिन और ऑप्शन ए दे दे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी कोई और फ्लेमिंग भी हो, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं है, ये कोई और फ्लेमिंग है, वॉल्दर फ्लेमिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये वॉल्दर फ्लेमिंग है जिन्होंने ये क्रोमेटिन टर्म कॉइन किया, ठीक है। उसके अलावा उसके आगे देखते हैं। अगर एक और क्वेश्चन पूछता हूं, द इंटरफेज न्यूक्लियस हैज हाईली कंडेंस्ड the interphase nucleus has highly condensed and elaborate nucleoprotein fiber called chromatin. True or false? The interphase nucleus has highly condensed and elaborate nucleoprotein fiber called chromatin. True or false? False, क्योंकि इंटरफेज न्यूक्लियस के पास हाईली एक्सटेंडेड होते हैं, नॉट कंडेंस्ड, हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं कॉल्ड क्रोमेटिन। यहाँ पे मैंने हाईली एक्सटेंडेड को क्या चेंज कर दिया? हाईली कंडेंस्ड। देखो कंडेंस कब होता है? इंटरफेज न्यूक्लियस किसको बोल रहे हैं? जब न्यूक्लियस जो है सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। जब डिवाइड करता है तब जाके वो जो क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, तो हाईली कंडेंस्ड स्टेट में नहीं रहता है। इंटरफेज न्यूक्लियस जो होता है हैज हाईली एक्सटेंडेड होता है। यहाँ पे मैंने कंडेंस्ड बोल दिया था तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्रोमेटिन के अलावा और क्या होता है? तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं। और मैं बोलूँ द इंटरफेज न्यूक्लियस हैज ओनली वन spherical body called nucleolus. True or false? The interphase nucleus has only one spherical body called nucleolus. True or false? False हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसको हम न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। सिंगुलर इसका क्या है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि लाइट माइक्रोस्कोपी हैज रिवील दैट न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विथ अ स्पेस बिटवीन 10 to 15 nm. True or false?
Light microscopy has revealed that nuclear envelope consists of two parallel membrane with a space between 10 to 15 nm called perinuclear space. True or false? False क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चला कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो दो पैरेलल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, जिसके बीच में स्पेस जो होता है वो 10 to 15 nm का होता है, और इसको क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, और इसकी विड्थ कितनी होती है उस स्पेस की? तो 10 to 15 nm। ठीक है, अब ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है और पूरा इन्वेलप है वो क्या फॉर्म कर रहा है? बैरियर फॉर्म कर रहा है बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। द आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, the outer membrane of the nucleus usually remains continuous with the endoplasmic reticulum but do not bear ribosomes. True or false? The outer membrane of the nucleus usually remains in continuous with the endoplasmic reticulum but do not bear ribosomes on it. True or false? False हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो outer membrane है वो usually remain रहता है continuous with the endoplasmic reticulum। तुमने डायग्राम में भी देखेंगे। ठीक है, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी, और स्पेसिफिकली भी किससे ज़्यादा रहता है? तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, और क्या बियर करता है? और आउटर मेम्ब्रेन पे भी जो है वो राइबोसोम्स अटैच्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस लाइन से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब तुम ये देख लो, ये क्या है? ये पूरा न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे खाली स्पेस है उसको न्यूक्लियर पोर बोल रहे हैं। ये देख लो, ये जो डेंस स्ट्रक्चर है उसको न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। ये पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। ठीक है, एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस, अब देखो एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस जो होता है न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो इंटरप्टेड होता है माइन्यूट पोर्स, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप में पोर्स होते हैं। ये पोर्स फॉर्म कैसे होते हैं? बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके दोनों मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज कर जाते हैं, तब जाके ये मेम्ब्रेन बनता है। और ये अगर मैंने डायग्राम पहले ही दिन जब मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा था प्लांट सेल का और एनिमल सेल में, तो उसमें मैंने तुम्हें दिखाया था कि जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है ना वो फ्यूज्ड है, तब जाके वो न्यूक्लियर पोर बन रहा है। ठीक है, वैसे मैं अभी भी दिखाऊंगा दिस न्यूक्लियर। अब ये न्यूक्लियर पोर से जो है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। द न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेजेस through which the movement of RNA and protein molecule takes place in only one direction from the nucleus to the cytoplasm. True or false? The nuclear pores are the passages through which the movement of RNA and protein molecules take place in only one direction, that is from nucleus to cytoplasm. True or false? False हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर पोर से दोनों ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस होता है बोथ डायरेक्शन में बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। ट्रू और फॉल्स? नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। अब देखो, जिसने ये लाइन पढ़ा है कि नॉर्मली वन ही होता है वो डायरेक्ट मार देगा, या फिर कॉमन सेंस भी है, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट ऐसे आ सकता है। ठीक है, लेकिन वेरिएशंस भी होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का, जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं फ्रीक्वेंटली। अब देखो, मोर देन वन न्यूक्लियस वाले कौन से ऑर्गेनिज्म है? पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। अगर किसी ने मेरे से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया है तो वो मैंने बताया था। ठीक है, उसके अलावा लीवर सेल्स जो होते हैं ना ह्यूमन में, उसमें भी अराउंड 30 to 40% जो लीवर सेल्स में ना वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, बाइन्यूक्लिएट स्टेज में होता है। ठीक है, कुछ मैच्योर सेल्स जो होते हैं उनमें जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जैसे इरिथ्रोसाइट में जो है न्यूक्लियस जो है अब्सेंट होता है। मेनली कौन से इरिथ्रोसाइट? जो मैमल्स के इरिथ्रोसाइट होते हैं ना उसमें अब्सेंट होता है, लेकिन कैमल एक एग्जांपल है जिसका रखोगे, तुम्हें याद रखना है कि कैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। कैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, तो देखो बहुत से मैमल के एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। उसके अलावा सीव ट्यूब सेल में भी सीव ट्यूब सेल जो वस्कुलर प्लांट होते हैं, टेरिडोफाइट, फिर से क्या बोलते हैं ये जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये वस्कुलर प्लांट्स है, इनके सीव ट्यूब सेल में भी ना ये न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन मैच्योर सेल में जब वो इमेच्योर होते हैं, यंग होते हैं, तब उसमें न्यूक्लियस होता है। जैसे जैसे मैच्योर होते हैं तो न्यूक्लियस निकल जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके अलावा तुमने क्रोमेटीन यहाँ पे देखा कि क्रोमेटीन क्या है? ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। तो क्रोमेटीन भी दो टाइप का होता है। जितने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रखा है उन्हें आइडिया है कि क्रोमेटीन में भी दो रीजन होते हैं, एक यू क्रोमेटीन और एक हेट्रोक्रोमेटीन। यू क्रोमेटीन क्या होता है? लूजली पैक्ड होता है और लाइटली पैक्ड होता है। हेट्रोक्रोमेटीन जो होता है वो डेंस और टाइटली पैक्ड होता है। ठीक है, और यू क्रोमेटीन जो होता है वो लाइटली स्टेन्ड होता है, उसमें स्टेन ज़्यादा डार्क नहीं होता है। और ये जो है डार्कली स्टेन होता है हेट्रोक्रोमेटीन। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव मतलब क्या? इस डीएनए से आरएनए बन सकता है। ठीक है, इस डीएनए से आरएनए बन सकता है, लेकिन हेट्रोक्रोमेटीन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है या फिर साइलेंट होता है। चलो थोड़ा और कुछ जान लेते हैं कि जो न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियर पोर,
जो ये न्यूक्लियर पोर है वो गार्डेड होता है एक पोर कॉम्प्लेक्स से। ऑलरेडी मैंने उस डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया है। वो कौन सा ये पोर कॉम्प्लेक्स किससे बना होता है, तो न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन से या फिर नप्स प्रोटीन से। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ऑक्टागोनल डिस्कॉइड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा क्या जानना है कि जो इनर साइड है न्यूक्लियर इन्वेलप का, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप है जो उसका इनर मेम्ब्रेन है, उसका भी जो न्यूक्लियस वाला साइड है, ठीक है, ना कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस वाला साइड नहीं। तो इनर साइड जो है न्यूक्लियर इन्वेलप का, इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनर साइड ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप, वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियर लेमिना होता है। ये न्यूक्लियर लेमिना क्या है, लेमिन प्रोटीन का एक नेटवर्क है। ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल शेप प्रोवाइड करता है और शेप को मेंटेन करता है। अब आज थोड़ा डायग्राम से देख लेते हैं। ये देख लो, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमेटीन देख ही रहे हो, हाईली इलेबोरेटेड एक्सटेंडेड है और इलेबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन है। ये देख रहे हो, ये जो फाइबर तुम्हें दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये जो है क्रोमेटीन है। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप में क्या है, आउटर मेम्ब्रेन देख सकते हो, इनर मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये पोर फॉर्म हो रहा है जो कि गार्डेड है पोर कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर है जो कि गार्डेड किससे, पोर कॉम्प्लेक्स है। ये पोर, ये जो तुम पर्पल में देख रहे हो ये पोर कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये देखो यहाँ पे देख रहे हो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, फ्यूज हो जा रहा है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन फ्यूज हो रहा है, इसलिए बोल रहा था कि न्यूक्लियर पोर किससे फॉर्म हो रहा है, बाय द फ्यूजन ऑफ इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये देखो, इसी को जूम करके दिखाया, इसी पार्ट को जूम करके दिखाया। तो तुम देखो ये क्या है, पोर कॉम्प्लेक्स। पोर कॉम्प्लेक्स मैंने क्या बताया था, कौन से प्रोटीन से बने हैं, तो न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन से बने हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो तुम देख सकते हो डिस्कॉइड, ऑक्टागोनल डिस्कॉइड स्ट्रक्चर है। ऑक्टागोनल 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागोनल और डिस्कॉइड स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना है। और दूसरा मैंने क्या बताया था कि जो इसका इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर साइड है न्यूक्लियर इन्वेलप का, जो यानी न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर इन्वेलप में 2 मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन का भी जो इनर साइड है ना, वो लाइंड होता है किससे, न्यूक्लियर लैमाइना से। तो ये जो तुम देख रहे हो ये ऐसे नेटवर्क से, ये क्या है, न्यूक्लियर लैमाइना है। ये किससे फॉर्म होता है, लेमिन प्रोटीन का। तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो ये जो है, ये पूरे डीएनए है, ये जो तुम्हें स्ट्रिंग जैसा दिख रहा है ये डीएनए मॉलिक्यूल्स है। ये रैप्ड है अराउंड, किसके अराउंड रैप्ड है, हिस्टोन प्रोटीन। जिसने मॉलिक्यूलर बेसिस पर है उसको और अच्छे से पता है कि हिस्टोन प्रोटीन से कैसे वो अरेंज होता है। ठीक है, तो इतना तुमने देख लिया। अब आ जाओ आगे। अब देखो, जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो कंटेन करता है क्या, न्यूक्लियोलस कंटेन करता है। ठीक है, ये जो पूरा न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म ये जो है वो क्या कंटेन कर रहा है, न्यूक्लियोलस कंटेन कर रहा है। ठीक है, एंड क्रोमेटीन, ठीक है, और क्रोमेटीन कंटेन कर रहा है। उसके अलावा न्यूक्लियोलाई क्या है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अगर मैं बोल दूं न्यूक्लियोलाई आर डिस्कॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ट्रू और फॉल्स। न्यूक्लियोलाई आर डिस्कॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स हो जाए, क्यों, क्योंकि स्फेरिकल स्ट्रक्चर है तो शेप भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं बोलूं द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज नॉट कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, ट्रू और फॉल्स। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज नॉट कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। रीजन क्या है, क्योंकि ये इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो है नहीं। तो यहाँ से एक अदर्सन रीजन भी बन सकता है कि कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, रीजन दे देगा इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। बहुत ही ईजी सा अदर्सन रीजन क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये साइट क्या है, अब देखो, इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। अब राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, ठीक है, जो राइबोसोम तुम पढ़े हो कि राइबोसोम किससे बना होता है, आरएनए से बना होता है और प्रोटीन से बना होता है। तो राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर में जो आरएनए यूज होता है ना, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, उसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। तो ये राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करता है न्यूक्लियोलस में। इसमें जो न्यूक्लियोलस में क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है लार्जर। अब देखो, ये जो राइबोसोमल आरएनए है वो क्या फॉर्म करेगा, प्रोटीन के साथ अटैच होकर राइबोसोम फॉर्म करेगा, और राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो अब जहां पे भी प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगा वहां पे न्यूक्लियोलस ज्यादा होगा कि नहीं, तो इसीलिए लिखा है लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, पेनक्रिएटिक सेल देख रहे हो, वो बहुत सारे इंजाइम बनाता है, और इंजाइम किस नेचर का होता है, प्रोटीन के नेचर का होता है। ठीक है, तो यानी पेनक्रिएटिक सेल में लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई होंगे, और इवन राइबोसोम्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे मैं एक अजर्सन रीजन भी बोल सकते हैं, लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई, या फिर इवन मोर न्यूमरस राइबोसोम भी बोल सकते हैं, आर प्रेजेंट इन पेनक्रिएटिक सेल। रीजन क्या होगा, दिस सेल्स आर एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो अदर्सन रीजन भी सही हो जाएगा और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखो, न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। देखो एक्चुअल में ना न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस भी होता है, लेकिन
क्या होता है ना, ये जो पोर देख रहे हो ना, पोर से फिर प्रोटीन जाते हैं, और प्रोटीन जो इस न्यूक्लियोलस रीजन में जाते हैं और राइबोसोमल आरएनए के साथ अटैच होकर क्या बना देते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। तो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट जो राइबोसोम का है ना, वो फिर अलग अलग इस पोर की मदद से जो ये पोर है इसके मदद से जो लार्जर सब यूनिट है और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो अलग अलग ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। और फिर से साइटोप्लाज्म में आके वो बाइंड करके एक प्रॉपर राइबोसोम बना देते हैं, एटीएस, ठीक है, एटीएस राइबोसोम बना देंगे। तो इसलिए तुम ये वाला लाइन और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि मूवमेंट जो आरएनए और प्रोटीन का वो दोनों डायरेक्शन में होता है। तो देख रहे हो कि राइबोसोम के सिंथेसिस के लिए राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस तो न्यूक्लियोलस में ही हो गया, लेकिन जो प्रोटीन चाहिए राइबोसोम के फॉर्मेशन से वो साइटोप्लाज्म से इधर गया, अंदर गया, ठीक है। और वो फिर लार्जर और स्मॉलर से सब यूनिट जो है राइबोसोम को वो सेपरेटली बनेगा, सेपरेटली पोर से ट्रांसपोर्ट होगा, फिर साइटोप्लाज्म में आके कंप्लीट राइबोसोम बन जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना है। अब देखो ये बात मैंने लिख दी है कि लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई जो है वो प्रेजेंट होंगे इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा थोड़ा एक और चीज़ जान लो, नॉर क्या होता है। ये नॉर क्या है, इसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन यानी ये ऐसा रीजन है जहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है, एक नाम से तो ये पता चल रहा है। लेकिन नॉर किसको बोलते हैं, तो वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए है जो कि कोड करता है राइबोसोमल आरएनए। डीएनए से क्या कोडिंग होती है, आरएनए का कोड करता है डीएनए। तो ये वो पार्ट ऑफ डीएनए है जो कोड करता है राइबोसोमल आरएनए। तो न्यूक्लियोलस एनओआर नॉर और न्यूक्लियोलस में फॉर्म ये डिफरेंस क्या है, तो न्यूक्लियोलस जो क्या है, ये लार्ज डेंस स्ट्रक्चर है जो फॉर्म होता है किसके अराउंड, नॉर के अराउंड फॉर्म होता है, ठीक है। तो जहां पे सोचो ना राइबोसोमल आरएनए जो डीएनए राइबोसोमल आरएनए के लिए कोड करेगा वहीं पे तो न्यूक्लियोलस का भी फॉर्मेशन होगा ना, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरफेज, अगर मैं एक क्वेश्चन पहले बताता हूँ, इंटरफेज न्यूक्लियस हैज अ कंडेंस या फिर डेंस एंड डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन, ट्रू और फॉल्स। इंटरफेज न्यूक्लियस हैज अ कंडेंस और डेंस एंड डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स हो जाए क्यों, क्योंकि इंटरफेज न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा हो उस समय कैसा होता है, लूज या फिर हाईली एक्सटेंडेड। और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है डिस्टिंक्ट नेटवर्क। तो इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर का जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। जब डिवाइड कर रहा होता है तब डेंस और डिस्टिंक्ट नेटवर्क बन जाता है क्रोमोजोम, ठीक है। और इसमें देख ही सकते हो कितना लूज है और प्लस इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क है, ठीक है, क्रोमेटिन का वो डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेज ऑफ सेल डिवीजन सेल सो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोजोम, यानी जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है एम फेज में, आगे तुम पढ़ोगे कि इंटरफेज और एम फेज होता है, उस समय जो है वो क्रोमोजोम सेल जो है वो शो करना स्टार्ट करता है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। उसके अलावा क्रोमेटिन में क्या क्या होता है, क्रोमेटिन किस किस चीज़ से बना होता है, ठीक है। तो एक डीएनए से, दूसरा सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन, उसके अलावा भी क्या सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम एसिडिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स हो जाए क्यों, क्योंकि हिस्टोन जो है वो बेसिक प्रोटीन है। उसके अलावा क्या सिर्फ हिस्टोन ही होता है, नहीं, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्रोमेटिन कंटेन डीएनए सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बट नॉट आरएनए, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स हो जाए क्यों, क्योंकि आरएनए भी कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है, क्रोमेटिन में क्या क्या होता है, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए भी होता है, ठीक है। अब ये डायग्राम देखा तुमने, यहाँ पे देख रहे हो हिस्टोन प्रोटीन्स है, ठीक है। ये आगे चल के और अरेंज हो रहा है तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी आएंगे, और सब जहाँ पे मान लो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा तो वहाँ पे क्या आ जाएंगे, आरएनए का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसलिए क्या बोल रहा है, क्रोमेटिन जो होता है वो डीएनए का भी बना होता है, आरएनए का भी, सम बेसिक प्रोटीन हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का, ठीक है। इसके बाद एक डेटा है कि सिंगल ह्यूमन सेल में, अगर मैं बोलूँ सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.5 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स हो जाए क्यों, क्योंकि 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए होता है डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 46 टोटल 46 क्रोमोजोम के तुम डीएनए को लो तो ये टोटल उसका लेंथ कितना बन जाएगा, 2 मीटर बन जाएगा, ठीक है। और इसका जो डिटेल्स है डीएनए का पैकेजिंग का वो हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यही बोल रहा है, ठीक है। उसके अलावा देख लो, ये बात भी मैंने लिख लिया कि ह्यूमन सेल में 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अमंग 46 क्रोमोजीन में। हिस्टोन कैसा होता है, ये हाईली बेसिक प्रोटीन होता है, किसमें रिच होता है, तो ये लाइजीन और अर्जाइनिन में लाइजीन और अर्जाइनिन एमिनो एसिड में रिच होता है। अब जीनोम क्या होता है, मैंने अपने नोट्स में लिखा था तो तुमको भी बता देता हूँ। जीनोम उसको बोलते हैं नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन अ गैमेट, एक गैमेट में जितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं ना उसको बोलते हैं जीनोम, ठीक है। यानी नॉर्मल हमारे सेल में कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम, और गैमेट में कितने होंगे, 23। तो 23 जो क्रोमोजोम है ना वो जीनोम हो जाएगा, ठीक है। तो या फिर एक और क्या बोल सकते हैं कि कंप्लीट सेट
ऑफ क्रोमोजोम इनहेरिटेड फ्रॉम वन पेरेंट, तो एक पेरेंट से तो 23 ही लोगे ना, तो वो n है, तो n जो सेट है उसको जीनोम बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो एवरी क्रोमोजोम जो होता है वो कब विजिबल होता है, अगर मैं बोलूँ क्रोमोजोम इज विजिबल इवन इन नॉन डिवाइडिंग सेल, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल में ही विजिबल होता है, ठीक है। क्रोमोजोम के पास एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, और बोलते हैं सेंट्रोमियर बोल रहे हैं ऑन द, अगर मैं बोलूँ एवरी क्रोमोजोम इसेंशियली हैज अ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कॉल्ड सेंट्रोमियर, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को सेंट्रोमियर बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर बोलूँ कि ऑन द सेंटर ऑफ द सेंट्रोमियर डिस्क स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटिकोर्स आर प्रेजेंट, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइड ऑफ सेंटर, ऑन द साइड ऑफ सेंट्रोमियर डिस्क स्ट्रक्चर काइनेटिकोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देख लो ये क्रोमोजोम है, इसके ये क्या बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसको क्या बोल रहे हैं सेंट्रोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है। इसके साइड में जो है, साइड में देख लो, साइड में क्या अटैच है, काइनेटोकोर्स है, ठीक है। इससे आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं और हेल्प करते हैं सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स का, ठीक है। सेंट्रोमियर होल्ड करता है, क्या क्या होल्ड करता है, अगर मैं बोलूँ सेंट्रोमियर होल्ड्स 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोजोम, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स क्योंकि 2 क्रोमेटिड्स करते हैं। हो सकता है किसी को डायग्राम देख के लगे कि ये 4 क्रोमेटिड्स, नहीं, ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है, ठीक है, 2 क्रोमेटिड को बेस्ड ऑन द पोजीशन। अगर मैं बोलूँ क्रोमोजोम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, क्रोमोजोम्स आर डिवाइडेड ऑन इनटू 4 टाइप्स, metacentric, submetacentric, acrocentric, telocentric on the basis of what? Option A shape of chromosome, ऑप्शन बी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर पे क्रोमोजोम्स को है वो क्लासिफाई किया गया 4 टाइप में। कौन कौन से 4 टाइप के हैं, तो एक मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम में कहाँ पे होता है, तो डायरेक्ट ध्यान रखना है, मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम में जो होता है सेंट्रोमियर मिडिल में होता है और दोनों इक्वल आर्म्स होते हैं, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे होता है मिडिल से और एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आर्म होता है, एक 1 शॉर्ट आर्म एंड 1 लॉन्ग आर्म, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर मिडिल में, ठीक है, दोनों इक्वल आर्म होंगे। सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल और एक शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म बनेगा। एक्रोसेंट्रिक में क्या है ना कि ऑलमोस्ट क्लोज टू इट्स एंड पे होता है, ठीक है। जो सेंट्रोमियर होता है ऑलमोस्ट क्लोज टू इट्स एंड बट नॉट एट द एंड, एकदम टर्मिनल पे प्रेजेंट नहीं होता है, क्लोजर टू द टर्मिनल या एंड लेकिन टर्मिनल पे नहीं। तो इससे क्या होता है, 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट बन जाता है, 1 वेरी लॉन्ग आर्म बन जाता है एक्रोसेंट्रिक में, ठीक है। जबकि टेलोसेंट्रिक में जो है टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है, ऑलमोस्ट एंड पे होता है, ठीक है। अब थोड़ा और ये जान लो, क्रोमोजोम को बेस्ट स्टडी कब किया जाता है, मेटाफेज में, क्यों, क्योंकि उस समय ये हाईली कंडेंस्ड या स्मॉलेस्ट होता है इस फेज में, तो मेटाफेज में ही क्रोमोजोम को बेस्ट स्टडी किया जाता है। उसके अलावा तो एक थोड़ा जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है वो देख लो, आर्म रेशियो क्या होता है। आर्म रेशियो जो होता है वो Q/P होता है। Q क्या बोलते हैं, लॉन्गर आर्म, और P क्या होता है, शॉर्टर आर्म, ठीक है। तो जैसे ये शॉर्टर आर्म हो गया तो ये जो है लॉन्गर आर्म है, ठीक है। तो लॉन्गर आर्म बाई शॉर्टर आर्म को P बोलते हैं। तो मैक्सिमम किस में होगा, तो मैक्सिमम तुम्हें ये डायग्राम देख के लग रहा होगा कि टेलोसेंट्रिक में होता है, लेकिन नहीं, मैक्सिमम जो होता है वो एक्रोसेंट्रिक में होता है, मैक्सिमम एक्रोसेंट्रिक में। अब इसका मैं रीजन समझाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टेलोसेंट्रिक में टर्मिनल एंड पे ही होता है, तो ये जो एक्चुअल डायग्राम थोड़ा मिसलीडिंग है, इसको टर्मिनल पे दिखाना चाहिए। तो एक्चुअल में जो इसका शॉर्ट आर्म जो होता है ना उसका लेंथ 0 है, यानी शॉर्ट आर्म है ही नहीं, इस वजह से ना मैक्सिमम हम बोल रहे हैं एक्रोसेंट्रिक। अब जहाँ पे शॉर्ट आर्म होगा उसी का मैं बोलेंगे ना, उसी का कम रेशियो निकालेंगे। अब शॉर्ट आर्म है ही नहीं तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना कि अगर क्वेश्चन में है कि मैक्सिमम आर्म रेशियो किसका होता है, तो एक्रोसेंट्रिक का होता है, ना कि टेलोसेंट्रिक का, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें क्या ध्यान रखना है, प्रोफेज और मेटाफेज में क्या होता है ना, एक क्रोमोजोम से 2 क्रोमेटिड अटैच्ड है, देख रहे हो ये 2 क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है, वो अटैच्ड होता है। लेकिन एनाफेज में सेपरेशन हो जाता है, तो एनाफेज में जो हर एक क्रोमोजोम पे कितने क्रोमेटिड होंगे, एक ही क्रोमेटिड है, ठीक है। तो देखा जाए तो प्रोफेज और एनाफेज में 1 क्रोमोजोम से 2 क्रोमेटिड में एनाफेज ये अगर किसी को नहीं पता प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज क्या है, तो वो तुम सेल डिवीजन में पढ़ोगे, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसके बाद तुम फिर से आके देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा लिखा हुआ है समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोजोम्स हैव नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन। इस लाइन से मैं 4 क्वेश्चन बना सकता हूँ। ऑल क्रोमोजोम्स हैव नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट कांस्टेंट लोकेशन, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्यू क्रोमोजोम्स होते हैं। ये कौन से तुम्हें ध्यान नहीं रखना है, लेकिन मैंने लिख दिया है ताकि तुम्हें याद रहे कि फ्यू क्रोमोजोम ही है, 13, 14, 15, 21, 22, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है। ये तुम्हें डायरेक्ट नंबर याद नहीं रखना है, यानी ऑल क्रोमोजोम अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो मैं बोलता हूँ अ फ्यू क्रोमोजोम हैव स्टैंडिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट कांस्टेंट लोकेशन, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नॉन स्टैंडिंग होता है ना कि स्टैंडिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल सकता हूँ, अ फ्यू क्रोमोजोम हैव नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट कांस्टेंट लोकेशन की जगह मैं कर दूँ वेरिएबल लोकेशन,
सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट वेरिएबल लोकेशन, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट लोकेशन पे बात है। तो जो जहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है उसके आगे वाला पार्ट जो होता है ना, वो स्मॉल फ्रेगमेंट को उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, अब और अच्छे से समझते हैं। देखो, ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21, 22 में, इसका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जनरली शॉर्टर आर्म में होता है। ठीक है, शॉर्टर आर्म में ही होता है जनरली। और ये वो साइट है जहाँ पे नॉर लोकेटेड है। नॉर क्या है? याद करो, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए जो कोड करता है राइबोसोमल आरएनए के लिए। ठीक है, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वही है जहाँ पे नॉर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तब देखो, अगर मान लो क्रोमोसोम 13 है सारे सेल में, तो जो पार्ट जो है राइबोसोमल आरएनए के लिए कोड करेगा 13 पे, वहीं तो हर एक सेल के क्रोमोसोम पे वहीं पे होगा वो पार्ट ऑफ डीएनए, है कि नहीं? इसीलिए कांस्टेंट लोकेशन बोला है, वेरिएबल लोकेशन नहीं, कांस्टेंट लोकेशन। तो इसका रीजन तुम्हें समझ में आया। उसके अलावा देखो, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ पे ये डायग्राम जो है ये देखो, सैटेलाइट और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एक ही लिख दिया, लेकिन ये जो पार्ट है उसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला जो फ्रेगमेंट है उसको क्या बोल रहे हैं? सैटेलाइट बोल रहे हैं। तो सैटेलाइट क्या हो गया पहले वो समझो। सैटेलाइट जो है वो क्या है? स्मॉल राउंड क्रोमोजोमल सेगमेंट। देखो, स्मॉल है, राउंड क्रोमोजोमल सेगमेंट है, लोकेटेड बियॉन्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जो स्मॉल राउंड क्रोमोजोमल सेगमेंट है उसको सैटेलाइट बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे साइट पे क्या होता है? नॉट लोकेटेड होता है, ये ध्यान रख लेना। उसके अलावा थोड़ा तुम्हें जो एक्स्ट्रा जानना है वो है टेलोमियर। ठीक है, टेलोमियर एंड पे प्रेजेंट होता है। ये क्या है? टेलोमियर क्या है ना, कि अगर तुमने मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ के रखा है तभी ये समझ में आएगा, अगर मॉलिक्यूलर बेसिस नहीं पढ़ा है तो शायद तुम्हें ये समझ में भी ना आए। तो टेलोमियर क्या होता है कि ये रीजन होता है रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस का, जो कि वेरी एंड ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। यानी यहाँ पे जो है ना, एक ही सीक्वेंस जो है वो बार बार रिपीट करते हैं, और प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो एंड ऑफ द वेरी एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होता है। वो कौन सा सीक्वेंस होता है टेलोमियर का? TTAGGG। ठीक है, अब ये देखो, इस अब पूरे डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये टेलोमियर पार्ट को रेप्लिकेट करने के लिए ना टेलोमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, टेलोमरेज एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ टेलोमियर। ठीक है, और देखो, ये जो टेलोमियर जो है ना, वो हर सेल डिवीजन के बाद छोटा होते जाता है। तो अगर वो इतना छोटा, बहुत छोटा हो जाता है ना, तो उसके बाद सेल डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जो भी जैसे स्टेम सेल होते हैं जिनको बार बार डिवाइड करते रहना होता है, या फिर जो कैंसर सेल्स होते हैं जिसमें सेल बार बार डिवाइड करता है, उसमें ये जो टेलोमरेज एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ये अगर तुम क्या बोलते हैं चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ोगे तो उसके बाद और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज में बोलूँ, माइक्रोबॉडीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल होते हैं। अगर मैं बोल दूँ माइक्रोबॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड लार्ज वेसिकल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, माइन्यूट वेसिकल होते हैं। ये क्या कंटेन करते हैं? तो एंजाइम्स कंटेन करते हैं। माइक्रोबॉडीज आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, और माइक्रोबॉडीज आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट और एनिमल सेल में दोनों पे होते हैं। अब ये माइक्रोबॉडीज के दो एग्जाम्पल हमें करने हैं। एक पहला है पेरोक्सीजोम और दूसरा ग्लाइऑक्सीजोम। ठीक है, अब ये पेरोक्सीजोम जो होता है वो दोनों में ही होता है, प्लांट में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। इसके पास दो एंजाइम होता है, कैटलेज और पेरोक्सीडेज एंजाइम। कैटलेज एंजाइम क्या करता है? जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, उसको H2 और O2 में ब्रेक कर देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मेन फंक्शन क्या है इस पेरोक्सीजम का? वो डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करता है? तो ये ब्रेक डाउन कर देता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस का, जैसे कि अल्कोहल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, वो हमारे सेल के लिए टॉक्सिक होता है, तो इसको ब्रेक डाउन कर देता है कैटलेज एंजाइम से, पेरोक्सीडेज एंजाइम से, और अल्कोहल को भी ब्रेक डाउन करने का काम करता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है? ये फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करता है, बीटा ऑक्सीडेशन करा देता है फैटी एसिड का। खासकर वेरी लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड होते हैं ना, उनका बीटा ऑक्सीडेशन यही कराता है। ठीक है, उसके अलावा तुम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला पार्ट जो है प्लांट फिजियो में पढ़ोगे, फोटो रेस्पिरेशन। ये प्लांट लिव्स में ना फोटो रेस्पिरेशन जो है वो पेरोक्सीजोम में ही होता है। ठीक है, उसके अलावा ग्लाइऑक्सीजोम क्या होता है? तो ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है ग्लाइऑक्सीजोम। और प्लांट सेल में भी कौन से पर्टिकुलर प्लांट सेल में? तो खासकर उनमें जो कि फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं जर्मिनेटिंग सीड में। जर्मिनेटिंग सीड में जो जहाँ पे फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं या फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं, वहाँ पे ये ग्लाइऑक्सीजोम्स होते हैं, उनके सेल में ये ग्लाइऑक्सीजोम होते हैं। और इसको एक स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सीजोम कंसीडर किया जाता है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सीजोम कंसीडर किया जाता है। इनका फंक्शन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना ग्लाइऑक्सीजोम से नाम से ध्यान रख सकते हो कि इनका मेन फंक्शन ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल है।
ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में क्या होता है, जो स्टोर्ड फैट है ना उसको कन्वर्ट कर देता है इस साइकिल से कार्बोहाइड्रेट में। अब जर्मिनेटिंग सीड में ना ये फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा, तो इससे जो प्लांट को जो है यंग प्लांट को एनर्जी मिलने में आसानी होगी, ठीक है, इसलिए ये जरूरी है। तो ये दोनों माइक्रोबॉडीज ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके अलावा अब हम आ जाते हैं समरी में। तो समरी में कुछ नहीं है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स और एग्रीगेट्स ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है में नहीं है। सेल जो है वो वैरी करते हैं शेप, साइज एंड एक्टिविटीज एंड फंक्शन में, ये पॉइंट डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ और अब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनिल के बेसिस पे जो है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हम बोलते हैं। अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक, नहीं है तो प्रोकैरियोटिक, ठीक है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा। प्लांट सेल में एक्स्ट्रा सेल वॉल भी होगा आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा, फुल्ली परमिएबल होता है या सेलेक्टिवली परमिएबल, तो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। फैसिलिटेट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल को, ठीक है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर से लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स आते हैं, ठीक है। जितने भी सेल्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शन। अगर मैं बोलूं ऑल सेल ऑर्गेनिल्स परफॉर्म डिफरेंट बट नॉट स्पेसिफिक फंक्शन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सारे डिफरेंट और स्पेसिफिक अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल क्या फॉर्म करता है, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, हमने पढ़ लिया, अभी पढ़ा था। वो क्या फैसिलिटेट करता है, सीलिया और फ्लैजेला, लोकोमोशन को। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स और क्या स्पिंडल अपैरेटस बनाता है सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है और क्रोमेटीन नेटवर्क होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियस नॉट ओनली कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिल बट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन हेरिडिटरी। तो अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ न्यूक्लियस प्ले द मेजर रोल इन हेरिडिटरी बट डू नॉट कंट्रोल एनी एक्टिविटी ऑफ, डू नॉट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कंट्रोल करता है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो किससे बना होता है, ट्यूब्यूल से बना होता है और सिस्टर्न से बना होता है। दो टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ होते हैं। अब देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है, और एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। सपोज किसी प्रोटीन को इंट्रासेलुलर टारगेट या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट में पहचान ये भेजना है तो क्या करेगा, ईआर से ही वो ट्रांसपोर्ट वे साइकिल आते हैं, फिर वो किससे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जाके उसका प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद या तो वो बाहर रिलीज हो जाते हैं या फिर कहीं और इंट्रासेलुलर टारगेट तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में। फिर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, रफ ईआर का काम है। लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस भी करते हैं। तो अगर तुमसे पूछे ना कि लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन का तो मैंने बताया कि सिंथेसिस कौन करता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। लेकिन लाइपोप्रोटीन का जो सिंथेसिस है ना वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों का कंबाइंड फंक्शन है। लेकिन अगर किसी एक को चुनना हो तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चुनना, ठीक है, क्योंकि वहीं पर लिपिड अटैच होता है प्रोटीन से। अब गोल्गी बॉडी जो है वो कैसा है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिल है। फ्लैटेंड सैक होते हैं। अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ स्फेरिकल सैक्स तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसके सेक्रेशंस जो है, सेक्रेशंस जो होते हैं सेल्स के वो पैक्ड होते हैं, यहीं पे पैकेजिंग होती है और ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल से। लाइसोजोम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, स्ट्रक्चर है, कंटेन करते हैं एंजाइम्स फॉर ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। अगर मैं बोलूँ ये लाइसोजोम्स कंटेन एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ ओनली फ्यू टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। राइबोजोम्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं या फिर एसोसिएटेड हो सकते हैं ईआर से। तो जो फ्री साइटोप्लाज्म में होते हैं उसको फ्री राइबोसोम भी बोल सकते हैं, और जो ईआर है उसको ईआर के साथ अटैच होता है उसको बाउंड राइबोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में और जनरेशन ऑफ एटीपी में, ठीक है। वो बाउंड होता है डबल मेम्ब्रेन से। अगर मैं बोलूं द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ, ट्रू और फॉल्स? सोच के बताओ, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ, ट्रू और फॉल्स? ट्रू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक में इसके बारे में नहीं लिखा है कि आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, रफ है, कैसा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे लिखा है आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है और इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होता है बहुत से क्रिस्टा में, ठीक है। प्लास्टिड क्या होता है, पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनिल्स है प्लांट सेल्स में ओनली और यूग्लिनोइड्स में भी, ठीक है, लिखा हुआ है अंदर। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रैपिंग लाइट एनर्जी के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब तुम फोटोसिंथेसिस वाले प्लांट चैप्टर में पढ़ोगे कि ग्रैना जो होता है प्लास्टिड में वो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन है और जो स्ट्रोमा है वो साइट ऑफ डार्क रिएक्शन है, ठीक है। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो कंटेन क्या करता है, क्लोरोफिल। जबकि अदर प्लास्टिड जो है कौन कौन से, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट नहीं दिया है तो क्रोमोप्लास्ट में क्या क्या होता है, फैट सोलुबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट भी होते हैं, जेंथोफिल भी होते हैं। न्यूक्लियस इन्वेलप होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप से डबल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर होता है, उसमें न्यूक्लियर पोर होता है जो कि सराउंडेड होता है पोर कॉम्प्लेक्स से। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो इनक्लोज करता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, और जो क्रोमेटीन मटेरियल को, सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
अब हम क्या करते हैं, जल्दी से ना प्लास्टिड से लेके यहाँ तक एक रैपिड रिवीजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 5 से 10 मिनट में जितने 10 साल के पीवाईक्यूज आए हैं वो कराऊंगा, और तुम देखोगे कि डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आया हुआ है वो पीवाईक्यूज, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं रैपिड रिवीजन प्लास्टिड से, ठीक है। अब देखो पहला प्लास्टिड के बारे में क्या पॉइंट याद रखना है, पहले रुको मैं चेंज कर देता हूँ इसका कलर। प्लास्टिड भी कैसा है, सेमी ऑटोनोमस है, क्यों, क्योंकि सेल डिवाइड कर सकता है। उसके अलावा इंडोसिम्बायंट भी बोलते हैं, क्यों, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी। अब प्लास्टिड कहाँ कहाँ होते हैं, सभी प्लांट सेल में होते हैं, सही बात है। क्या यूग्लिनॉइड में होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं, ठीक है। अभी सबरी में हमने देखा क्या कि प्लास्टिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है ओनली इन प्लांट सेल, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि यूग्लिनॉइड में भी होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके अलावा प्लास्टिड जो होते हैं वो इजीली ऑब्जॉर्ब होते हैं या नहीं होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इजीली ऑब्जॉर्ब होते हैं, क्यों, क्योंकि लार्ज होते हैं, ठीक है। अब प्लास्टिड में क्या होता है, स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं, उससे क्या होता है कि वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट कितने टाइप के प्लास्टिड होते हैं, 3 टाइप के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जनरली कहाँ, क्रोमोप्लास्ट जनरली कहाँ होता है, पेरिकार्प में, पेरिकार्प यानी फ्रूट वॉल में, और पेटल्स में। क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन स्टेम और लीव्स में होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट कंटेन करता है। ये क्या ट्रैप करता है, केमिकल एनर्जी ट्रैप करता है, लाइट एनर्जी, तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्रोमोप्लास्ट में क्या, वाटर सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, गलत, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, जैसे कि कैरोटीन, फिर से जेंथोफिल होते हैं, और अदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ इन क्रोमोप्लास्ट ओनली कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएंगे, अदर पिगमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कौन कौन से कलर प्रोवाइड करते हैं उस पार्ट ऑफ प्लांट में जहाँ पे भी ये होते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड कलर, ये भी ध्यान रखना है। ल्यूकोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड है या फिर कलरलेस प्लास्टिड है, तो कलरलेस प्लास्टिड है। इसका शेप फिक्स होता है या वेरी करता है, तो इसका शेप और साइज दोनों ही वेरी करता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन क्या है, अगर कलरलेस है तो स्टोर करता है न्यूट्रिएंट, कौन कौन से, अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, ठीक है, एग्जांपल इसका पोटैटो दिया। इलेयोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, ऑयल और फैट को स्टोर करता है। और एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, प्रोटीन। अब इसका नाम कैसे याद रख सकते हो, एक अमाइलोस शुगर होता है, ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एलुरोन लेयर होता है, अगर तुम्हें याद हो कि वीट के सीड में, ठीक है, एलुरोन प्रोटीन लेयर होता है, सीड वाले चैप्टर में मॉर्फोलॉजी और इवन एसआरएफपी में पढ़े हो, ठीक है। तो एलुरोन लेयर होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो एलुरोप्लास्ट क्या करेगा, प्रोटीन स्टोर करेगा, ध्यान रखने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके अलावा टोमेटो में एक कैरोटीन पिगमेंट होता है, कौन सा, लाइकोपिन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट में, जिसकी वजह से क्या, कौन सा कलर आता है, रेड कलर। पेटल में कलर 2 वजह से होता है, एक क्रोमोप्लास्ट के प्रेजेंस की वजह से, ठीक है, और एक एंथोसियानिन पिगमेंट की वजह से। एंथोसियानिन कैसा पिगमेंट है, तो एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, वैक्यूल में, सेल सैप में, ठीक है। और इसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि वो कलर क्या होगा, एंथोसियानिन पिगमेंट के कंसंट्रेशन पे, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट में कैसे फैट सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं, तो देखो एंथोसियानिन वाटर सोल्यूबल पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल पिगमेंट जैसे कि कैरोटीनॉइड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट्स में कहाँ होते हैं, कौन से सेल में, तो मीजोफिल सेल्स में होते हैं, लीव्स के। इसका शेप क्या, क्लोरोप्लास्ट का शेप क्या फिक्स होता है, गलत बात, फिक्स नहीं होता है, डिफरेंट वेरी करता है, लेंथ शेप हो सकते हैं, ओवल, स्पेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक हो सकते हैं। अलगी वाले में भी, क्लोरोफाइसी में भी हमने पढ़ा था डिफरेंट शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ऑर्गेनिल का क्या, इसका लेंथ कैसे होता है, वेरिएबल होता है, 5 से 10 माइक्रोमीटर लेंथ होता है, और विड्थ जो होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। इसका नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी वेरी करता है, एक सेल होता है किसमें, सिर्फ क्लेमिडोमोनास में सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट होता है पर सेल। वहीं मीजोफिल सेल में देखोगे तो 20 से 40 होता है। क्लोरोप्लास्ट किससे बाउंड होता है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड से होता है, डबल मेम्ब्रेन। इसका इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होता है या आउटर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन जो है क्लोरोप्लास्ट का वो लेस परमिएबल होता है। आउटर मेम्ब्रेन के पास, इसके पास क्या होता है, पोरीन्स प्रोटीन होता है, तो ये परमिएबल होता है किसके, स्मॉल मॉलिक्यूलर आयन से। तो इससे भी ध्यान रख सकते हो कि आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन्स है, पोरीन्स प्रोटीन है, यानी वो ज़्यादा परमिएबल होगा कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी स्पेस है क्लोरोप्लास्ट का, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और उसके अलावा जो बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्फेरिकल मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थाइलोकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक होते हैं जिसको थाइलोकॉइड बोलते हैं, तो इस एक को जो है थाइलोकॉइड बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो थाइलोकॉइड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्टैक्स के फॉर्म में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे पाइल्स ऑफ कॉइन्स, उसको क्या बोलेंगे, ग्रैना बोलेंगे, या फिर इंटरग्रेनल थाइलोकॉइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, देर आर राउंड मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेला, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल होता है स्ट्रोमा लैमेला। इसका फंक्शन क्या है, कनेक्ट करता है थाइलोकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना के थाइलोकॉइड को ये करता है, क्या बोलते हैं, कनेक्ट करता है। मेम्ब्रेन जो होता है थाइलोकॉइड में, थाइलोकॉइड का जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, उसको लूमेन बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एंजाइम कंटेन करता है किसके सिंथेसिस के लिए, कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। अब देखो
जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके पास भी क्या होता है, उसके पास भी वो भी प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, लेकिन क्या माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हो सकता है? नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो एक्चुअल में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का सिंथेसिस होगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो स्ट्रोमा है उसमें क्या होता है, स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होगा, तो यहाँ पे स्मॉल की जगह लार्ज कर दे, डबल स्ट्रैंडेड की जगह सिंगल स्ट्रैंड कर दे, या फिर सर्कुलर की जगह लीनियर कर दे तो गलत हो जाएगा। उसके अलावा राइबोसोम भी होते हैं, आरएनए भी होंगे क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए। क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा में या थाइलाकॉइड में? थाइलाकॉइड में भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो एक्चुअल में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स जो है इसमें कौन सा होता है, 70S होता है, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा देख लो क्वांटोजोम क्या होता है। क्वांटोजोम तुम पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस वाले प्लान में, चैप्टर में भी। फोटोसिंथेटिक फंक्शनल यूनिट को जो है वो क्वांटोजोम बोलते हैं। ये क्या कंटेन करता है, लगभग 250 से 400 मॉलिक्यूल बहुत से पिगमेंट का। कौन कौन से पिगमेंट का 250 से 400 मॉलिक्यूल कंटेन करता है, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल का। ये कहाँ पे प्रेजेंट कहाँ होता है, तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, ठीक है। उसके अलावा बायोजिनेसिस कैसे होता है, मतलब एक प्लास्टिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो प्रोप्लास्टिड से हो सकता है। तो प्रोप्लास्टिड क्या किस किस में डिफ्रेंशिएट हो सकता है, तो प्रोप्लास्टिड डिफ्रेंशिएट हो सकता है क्लोरोप्लास्ट में भी, क्रोमोप्लास्ट में भी और ल्यूकोप्लास्ट में भी, या फिर बाइनरी फ्यूजन हो सकता है प्री एग्जिस्टिंग प्लास्टिड का, ठीक है। उससे क्लोरोफिल कहाँ होगा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में भी। थाइलाकॉइड में भी कहाँ, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में भी। ये स्ट्रोमा लैमेला है, उसको फ्रेट्स चैनल भी बोलते हैं और स्ट्रोमल थाइलाकॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये डायग्राम तुम देख सकते हो, इस डायग्राम में देखो ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में ये क्या होगा, ये थाइलाकॉइड्स हो गए, थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड में देखो ये थाइलाकॉइड का लूमेन हो गया, ये स्ट्रोमा हो गया। इसमें देख रहे हो कि बहुत से फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, ये सारे प्रोटीन जो है अटैच्ड हैं। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा, थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। उसके अलावा राइबोसोम में आ जाओ। राइबोसोम कैसे स्ट्रक्चर है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। फर्स्ट किसने ऑब्जर्व किया था, तो जॉर्ज पैलेडे ने। किस ईयर में किया था, तो 1953 ने। ये फर्स्ट ऑब्जर्व किसके, कौन से लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर हुआ था या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के रूप में, डेंस पार्टिकल के रूप में देखा गया था, या लाइट पार्टिकल, तो डेंस पार्टिकल के रूप में, ठीक है। किससे बना होता है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए से और प्रोटीन से बना होता है। क्या सराउंडेड होता है किसी मेम्ब्रेन से, तो नहीं, किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा एस होता है, 18S होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा एस होता है, 70S। लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट 80S का क्या कौन कौन सा होता है, 60S और 40S। 70S का कौन सा होता है, 50S और 30S। एस का मतलब क्या है, स्वेडबर्ज यूनिट। एस स्टैंड फॉर डैश कोफिशिएंट। अगर मैं ऑप्शन दे दूं ए स्वेडबर्ज और ऑप्शन दूं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, तो आंसर होगा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो अगर मैं बोलूँ एस और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज डायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी और साइज, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्टली मेजर है किसका, डेंसिटी और साइज का। दोनों ही 70S और 80S राइबोसोम्स में कितने यूनिट होते हैं, 2 यूनिट होते हैं, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट। इसके अलावा तुम्हें क्या एक्स्ट्रा जानना है कि राइबोसोम्स किस में अब्सेंट होते हैं, तो मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में अब्सेंट होते हैं, मैच्योर सीप ट्यूब में अब्सेंट होते हैं। यंग आरबीसी में प्रेजेंट होंगे, यंग सीप ट्यूब सेल में भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन मैच्योर वाले में अब्सेंट होते हैं, बस ये ध्यान रखना है। मैग्नीशियम जरूरी होता है किसके लिए, बाइंडिंग ऑफ 2 सब यूनिट, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट के बाइंडिंग के लिए जरूरी कौन सा आयन है, तो मैग्नीशियम आयन है। अब देख लो जो 70S में है, 70S प्रोकैरियोट में जो होता है, और जो 80S यूकैरियोट में होता है, उसमें क्या क्या थोड़ा देख लो कि कितने प्रोटीन्स होते हैं और कितना परसेंट आरएनए होता है। तो इसमें 70S में ना 60% आरएनए होता है, 60 to 65%, और 40% प्रोटीन होता है। 35 to 40% कितना होता है, प्रोटीन। उसके अलावा 80S में आरएनए कितना होता है, 40 to 45% आरएनए होता है और 55 to 60% प्रोटीन होता है, ठीक है। अब ये प्रोटीन, टोटल प्रोटीन कितना होता है, 80S में एकदम सिंपल याद है 80 प्रोटीन होता है, 80 प्रोटीन होता है। स्मॉलर सब यूनिट में 33 और लार्जर सब यूनिट में 47 होता है, ठीक है। और सिमिलरली 70S में कितना प्रोटीन होता है, तो 55 प्रोटीन होता है। स्मॉलर में कितना होता है, 21, और लार्जर में कितना होता है, 34 होते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लो जो आरएनए भी है उसमें भी है। अब 70S में कौन कौन से 2 सब यूनिट है, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट 30S और लार्जर सब यूनिट 50S। तो स्मॉलर सब यूनिट में कितना एस आरएनए होता है, तो 16 आरएनए होता है। 50S में कितना होता है, 5S आरएनए और 23S आरएनए। 5S हो गया, 2 + 3 भी 5 होता है, तो ऐसे याद रख सकते हो 50S में 5S आरएनए होता है और 23S आरएनए। 80S में जो 40S है उसमें कितना होता है, तो 18S आरएनए होता है, ठीक है। 18S आरआरएनए होता है। और 60S में 60S में कौन कौन सा होता है, 5S, 5S, 8S, 8S और 28S आरएनए होते हैं। ये डेटा है, तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे PYQs भी आए हुए हैं और आ भी सकते हैं आगे क्वेश्चन। उसके अलावा देखो सेल्स जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगी वहाँ पे राइबोसोम ज़्यादा होगा, जैसे कि पेनक्रियाज सेल में एंजाइम्स बनते हैं जो कि प्रोटीन के होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या ज़्यादा होगा, राइबोसोम ज़्यादा होते हैं। इवन पेनक्रियाटिक सेल में मिलियंस ऑफ राइबोसोम होता है, ध्यान रख सकते हो। साइटोस्केलेटन क्या होता है, तो साइटोस्केलेटन ना फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर से बना होता है।
फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर, तो मैं बोल दूं कि साइटोस्केलेटन्स आर मेड अप ऑफ फिलामेंटस पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर से बना होता है। ये कौन कौन से फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, अब ये माइक्रो ट्यूब्यूल किससे बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। माइक्रोफिलामेंट किससे बना होता है? एक्टिन प्रोटीन से। और इंटरमीडिएट फिलामेंट किससे बना होता है? केराटिन प्रोटीन, और अदर प्रोटीन भी इसमें होते हैं केराटिन के अलावा। इनका फंक्शन क्या है? एक तो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, दूसरा मोटिलिटी, और तीसरा मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। चौथा क्या हो सकता है? अब देखो, स्पिंडल फाइबर कौन फॉर्म करता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किससे बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर किससे बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल। तो वो सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। तो एक और फंक्शन याद रख सकते हो, सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन। ठीक है, साइटोस्केलेटन। अब हम आगे आते हैं। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स देख ही सकते हो, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, बस ये ध्यान रखना है। माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट कौन से प्रोटीन से बना है? तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ये एक्टिन प्रोटीन से, और ये क्रिएटिन प्रोटीन से। अगर बाकी देख सकते हो, इसका जो डायमीटर होता है 25 nm होता है, ये 7 nm का, ये 8 to 12 nm का। ठीक है, अब ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल जो हॉलो होता है, ठीक है, तो 15 nm का ल्यूमेन भी होता है। उसके अलावा तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रखना। अब आ जाओ सीलिया एंड फ्लैजेला में। ठीक है, तो सीलिया और फ्लैजेला में हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है या इनग्रोथ? आउटग्रोथ होता है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, सीलिया स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है या फ्लैजेला? तो सीलिया जो है कंपेरेटिवली स्मॉलर स्ट्रक्चर है। कैसा काम करते हैं? तो नाव के चप्पू की तरह, ओर्स की तरह। ठीक है, जो मूव करते हैं किसको? आइदर सीलिया को भी और सराउंडिंग फ्लूइड को भी। अगर मैं बोलूँ कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ओनली सेल बट नॉट सराउंडिंग फ्लूइड, तो गलत हो जाएगा। फ्लैजेला कंपेरेटिवली लॉन्गर है, किस काम में आता है? तो सेल मूवमेंट का। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो होता है वो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर? तो स्ट्रक्चरल जो होता है वो डिफरेंट होता है दोनों का। ठीक है, अब देखो, जो सीलिया और फ्लैजेला जो होता है वो किससे कवर्ड होता है? आउटसाइड में मैं बोलूँ पॉलीसेकेराइड लेयर, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये किससे पता चला था? लाइट माइक्रोस्कोपिक स्टडी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कोड होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोनिम। एक्सोनिम किससे बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से या माइक्रोफिलामेंट से? तो माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। वो एक दूसरे से पैरेलल रन करते हैं लॉन्ग एक्सिस के, या फिर परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस, तो पैरेलल रन करते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, देख सकते हो पैरेलल रन कर रहे हैं। ये लॉन्ग एक्सिस हो गया, इससे पैरेलल जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स रन कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा टोटल कितने डबलेट्स होते हैं एक्सोनिम में? तो 9 डबलेट्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं 9 डबलेट्स? पेरिफेरी में, ना कि सेंट्रल में। और कैसे अरेंज होते हैं? तो रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स अप एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो अगर मैं क्वेश्चन बना दूं, एक्सोनिम हैज यूजुअली 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। एंड अ पेयर ऑफ पेरिफेरली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स को 9+1 अरे या 9+2 अरे? तो 9+2 अरे। ठीक है, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स भी कनेक्टेड होते हैं किससे? ब्रिजेस से। और किससे इंक्लोज होते हैं? सेंट्रल सीट या पेरिफेरल सीट? तो सेंट्रल सीट से। अब देखो, ये सेंट्रल सीट कनेक्टेड होता है ईच माइक्रोट्यूब्यूल से या वन ऑफ द डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल? तो वन ऑफ द डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से, यानी वन ऑफ द ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है ईच पेरिफेरल डबलेट का। किससे? तो रेडियल स्पोक। तो अगर टोटल 9 डबलेट है और हर डबलेट से सिर्फ एक रेडियल स्पोक निकल रहा है, तो टोटल कितने रेडियल स्पोक हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो पेरिफेरल डबलेट जो होते हैं क्या वो भी कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं? तो वहाँ वो भी इंटरकनेक्टेड होता है लिंकर से, या फिर इंटर डबलेट ब्रिज बोल लो। ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला जो है वो क्या किससे इमर्ज होते हैं? बेसल बॉडी से। सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल फॉर्म करता है बेसल बॉडी से, और उससे इमर्ज होते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला। ये डायग्राम देखो, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, डबलेट हो गया, किससे बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ये सेंट्रल, ये और ये क्या हो गया? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ये भी ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अब ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो है इनके बीच में ब्रिज है, उसको क्या बोल रहे हैं? इंटर डबलेट ब्रिज और लिंकर। ये किस प्रोटीन से बना है? नेक्सिन प्रोटीन से बना है। अब देखो, इसको अगर ए नाम दे दो, इसको बी, इसको ए बी, तो देख रहे हो ए और बी अटैच्ड है, ना कि ए, तो इसको ए बी लिंकर भी बोलते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल सीट हो गया। सेंट्रल सीट से क्या है? अटैच्ड है रेडियल, जो पेरिफेरल डबलेट है वो अटैच्ड है थ्रू रेडियल स्पोक के थ्रू। ठीक है, अब ये देख लो, ये जो है वो डायनीनाम्स है। तो जो आउटर में है वो आउटर डायनीनाम्स, और इनर में जो है वो इनर डायनीनाम्स। इसके पास क्या होता है? एटीपीएज एक्टिविटी होता है। ठीक है, एटीपीएज एक्टिविटी होने से क्या होता है? एटीपी का हाइड्रोलिसिस करते हैं, जिससे एनर्जी आता है। एनर्जी से वो मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला का जो है पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, ये डायग्राम देख लो, देख रहे होगे कि 9 डबलेट्स हैं। ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ये देख रहे हो, ये इंटर डबलेट ब्रिज हो गया, इंटर डबलेट ब्रिज। ठीक है, उसके अलावा ये सेंट्रल सीट हो गया, फिर से ये सेंट्रल क्या बोलते हैं? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो ये डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तुम देख सकते हो।
उसके अलावा आ जाओ सेंट्रोजोम में, तो सेंट्रोजोम ऑर्गेनेल में यूजुअली कितने सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, तो यूजुअली 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। कौन से? सेंट्रियोल। दे आर सराउंडेड बाय होमोजीनियस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। सेंट्रियोल्स आर सराउंडेड बाय होमोजीनियस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, गलत बात। एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से सराउंडेड होते हैं। सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रियोल्स इन सेंट्रोजोम लाई पैरेलल टू ईच अदर, गलत बात। सेंट्रियोल जो है वो लाई करता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंट्रियोल की कैसी होती है, वो कार्टविल शेप की। देख लो सेंट्रियोल, ये सेंट्रोजोम है जिसके दोनों सेंट्रियोल जो है परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं, तो देख रहे हो इसकी ये कार्टविल लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब देखो ईच सेंट्रियोल जो होता है उसमें कितने पेरिफेरल फाइब्रिल होते हैं, तो 9 पेरिफेरल फाइब्रिल होता है। और ईच पेरिफेरल फाइब्रिल क्या होता है, एक ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल होता है। किससे बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। अगर माइक्रोट्यूब्यूल का बना है तो ट्यूबुलिन प्रोटीन ही होगा, ठीक है। ईच पेरिफेरल फाइब्रिल क्या है? ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो देख सकते हो, ये देख रहे हो 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ट्रिपलेट हो गया, ट्रिपलेट। और इनके बीच भी ये एक ट्रिपलेट जो है वो भी लिंक्ड है, देख रहे हो ये लिंक्ड है, ठीक है। तो ट्रिपलेट जो है वो भी लिंक्ड है, तो अजासेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड, ये बात है। अब मैं बोलूँ सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्टल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड हब, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड हब, ठीक है। उसके अलावा ये हब किससे कनेक्टेड होता है? ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट से बाय रेडियल स्पोक्स, ठीक है, रेडियल स्पोक्स ऑफ प्रोटीन। तो ये जो हब है वो भी कनेक्टेड होता है ट्रिपलेट से विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक से, ठीक है। सेंट्रियोल क्या फॉर्म करता है? बेसल बॉडी किसका? सिलिया और फ्लैजेला का। और सेंट्रियोल क्या फॉर्म करता है? स्पिंडल फाइबर, जो क्या गिव राइज करते हैं? स्पिंडल अपैरेटस। कब? तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। अगर मैं बोल दूं सेंट्रियोल्स फॉर्म स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन प्लांट सेल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम सिर्फ प्रेजेंटिव एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में तो होते ही नहीं है, ठीक है। और सेंट्रियोल जो है वो खुद डुप्लीकेट कर जाते हैं, इसलिए सेल्फ डुप्लीकेटरी यूनिट बोलते हैं। कब करते हैं? तो एस फेज में करते हैं। इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? 9+0 अरेंजमेंट। डायग्राम देख लो, ये सेंट्रियोल का डायग्राम है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। और ये बेसल बॉडी का डायग्राम है, देख सकते हो ट्रिपलेट है, वो भी आपस में कनेक्टेड है, प्लस रेडियल स्पोक की मदद से हब से भी कनेक्टेड है, ठीक है। अब आ जाओ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1838 में। क्रोमेटीन किसने नेम किया था? तो फ्लेमिंग ने। क्या ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे? नहीं, बोलते फ्लेमिंग ने। उन्होंने कैसा डाई हुआ था, कैसे डाई से क्रोमेटीन स्टेन हुआ था? तो बेसिक डाई से, तो ठीक है। तो मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाई बेसिक डाई, उसको नाम दिया गया क्रोमेटीन, ठीक है। इंटरफेज न्यूक्लियस में हाईली कंडेंस्ड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होते हैं, या फिर हाईली इलेबोरेटेड, तो हाईली एक्सटेंडेड और इलेबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होते हैं, जिसको क्रोमेटीन बोलते हैं। उसके अलावा इंटरफेज न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस मैट्रिक्स है, न्यूक्लियस मैट्रिक्स जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं, ठीक है। और एक या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं न्यूक्लियोलाई। तो अगर मैं बोल दूँ ओनली 1 न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, तो गलत हो जाएगा। एक या उससे ज़्यादा स्फेरिकल बॉडीज हो सकते हैं न्यूक्लियोलाई के, ठीक है। फिर से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के स्टडी से हमें क्या पता चला कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो 2 पैरेलल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। उनके बीच में कितना स्पेस होता है? 10 से 50 nm होता है, जिसको क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ये न्यूक्लियर एनवेलप क्या फॉर्म कर रहा है? बैरियर फॉर्म कर रहा है, किसके बीच में? तो मटेरियल्स जो कि न्यूक्लियस में उनके बीच में, और जो साइटोप्लाज्म है उनके बीच में। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो किसके साथ कंटिन्यूअस होता है? तो जनरली कंटिन्यूअस होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और आउटर मेम्ब्रेन में राइबोसोम्स भी अटैच्ड होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप में जो है माइन्यूट पोर्स भी होते हैं। वो पोर्स कैसे फॉर्म होते हैं? बाय फ्यूजन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन के फ्यूजन से होते हैं। न्यूक्लियर पोर जो होते हैं उसमें से क्या पास हो सकता है? तो आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल पास कर सकते हैं। किस डायरेक्शन में? सिर्फ एक डायरेक्शन में, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, या दोनों डायरेक्शन में? तो दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नॉर्मली कितने न्यूक्लियस होते हैं एक सेल में? तो नॉर्मली सिर्फ एक सेल होते हैं। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है? तो पैरामेशियम है, जिसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं। लीवर सेल में भी, क्या सभी लीवर सेल में नहीं, अराउंड 30 to 40% लीवर सेल में भी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, लगभग 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। कुछ मैच्योर सेल हैं, जैसे कि इरिथ्रोसाइट और बहुत से मैमल का, उसमें जो मैच्योर इरिथ्रोसाइट में क्या होता है? आरबीसी नहीं होता है। और लेकिन ध्यान रखना है कि कैमल एक मैमल है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। वैसे ही मैच्योर सिब ट्यूब सेल में भी जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियर पोर जो होता है वो किससे गार्डेड होता है? पोर कॉम्प्लेक्स से, जिसको पोर कॉम्प्लेक्स किससे बना होता है? तो न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन्स का, नप्स प्रोटीन से। न्यूक्लियोपोरिन ये जो पोर कॉम्प्लेक्स है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? ऑक्टागोनल डिस्कोइड स्ट्रक्चर होता है। अब न्यूक्लियर एनवेलप में जो इनर मेम्ब्रेन है ना, उसके इनर साइड में क्या होता है? न्यूक्लियर लैमिना होता है, ये लैमिन प्रोटीन का होता है, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट, जो कि मेंटेनेंस ऑफ शेप के लिए जरूरी है। ये न्यूक्लियर पोर हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है।
अब देखो क्रोमेटीन भी दो पार्ट होते हैं उसके, एक यू क्रोमेटीन होता है, एक यू हेट्रोक्रोमेटिक रीजन होता है। यू क्रोमेटीन जो होता है लूज और लाइटली पैक्ड होते हैं, हेट्रोक्रोमेटीन थोड़ा डेंस और टाइटली पैक्ड होते हैं। लाइटली स्टेन्ड होते हैं यू क्रोमेटीन, और जो हेट्रोक्रोमेटीन है वो डार्कली स्टेन होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन सा होता है, तो यूकैरियोट, और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कौन सा होता है, तो यू क्रोमेटीन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव और साइलेंट कौन सा होता है, तो हेट्रोक्रोमेटीन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट होता है। ठीक है, अब ये डायग्राम देख लो, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है, ये क्रोमेटीन है, क्रोमेटीन फाइबर देख रहे हो, ये जो फाइबर्स है वो क्रोमेटीन फाइबर है, देख लो ये कैसे हाईली एक्सटेंडेड और इलेबोरेटेड है, या कंडेंस्ड है तो हाईली इलेबोरेटेड और एक्सटेंडेड है। ठीक है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप दिख रहा है, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है वो फ्यूज होकर क्या बना रहा है, ये न्यूक्लियर पोर बना रहा है। ठीक है, जो गार्डेड किससे है, अब न्यूक्लियर पोर किससे गार्डेड है, देख सकते हो पोर कॉम्प्लेक्स से किससे बना होता है, न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन से। ठीक है, और देख ही रहे हो ये आउटर मेम्ब्रेन पे क्या अटैच्ड है, तो राइबोसोम भी अटैच हो सकता है आउटर मेम्ब्रेन पे। ये क्या, ये देख रहे हो ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है कि नहीं, डिस्कॉइड ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा जो इनर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप है वो किससे लाइंड है, तो देख रहे हो न्यूक्लियर लैमिना होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देख लो ये जो डीएनए है, ये जो लाइन देख रहे हो, ये डीएनए है, ये किसके अराउंड कॉइल्ड है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड बाउंडेड है। तो ये देख सकते हो कैसे इसका कॉइलिंग हो रहा है डीएनए का। ठीक है, अब देख सकते हो कि कैसे 2 मीटर का डीएनए उतने छोटे से सेल में आ जाता है, क्योंकि उसकी बहुत अच्छे से पैकिंग हुई रहती है। उसके अलावा देखो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोमैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म है वो क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, और क्रोमेटीन। ठीक है, न्यूक्लियोलस कैसा है, स्फेरिकल है, डिस्कॉइड स्ट्रक्चर, तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। क्या सिर्फ एक ही न्यूक्लियोलस हो सकता है, गलत बात, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि कंटिन्यूअस होता है रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म से। क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, साइट है न्यूक्लियोलस में, क्या होता है, एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस होता है। ठीक है, एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस। अब ये राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस यहाँ पे होता है। ये राइबोसोमल आरएनए क्या फॉर्म करता है, राइबोसोम फॉर्म करता है। ठीक है, प्रोटीन के साथ बाइंड करके राइबोसोम फॉर्म करेगा। तो जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वहाँ पे जो है लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई होगा। क्यों, देखो राइबोसोमल आरएनए जो सिंथेसिस होगा, तो वो राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ बाइंड करके क्या फॉर्म करेगा, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो जिस भी सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस ज़्यादा होगा, जैसे पेनक्रिएटिक सेल में एंजाइम्स फॉर्म बनते हैं जो कि प्रोटीनेसियस नेचर के होते हैं, तो वहाँ पे क्या होंगे, लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ द सेल। और मैंने अभी बताया था कि राइबोसोम जो है कैसे राइबोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है वो बताया था कि न्यूक्लियोलस वाले रीजन में जो डीएनए का पार्ट है वहाँ से राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है, राइबोसोमल आरएनए। और फिर प्रोटीन जो है तो साइटोप्लाज्म से पोर की मदद से न्यूक्लियोलर रीजन में आते हैं, और वहाँ पे प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए बाइंड करके जो दो सब यूनिट है राइबोसोम के वो फॉर्म करते हैं, और दोनों जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है वो अलग अलग पोर से बाहर आते हैं और साइटोप्लाज्म में आके बाइंड करके एक कंप्लीट राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, अब नॉर क्या होता है वो देख लो। नॉर जो है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, यानी वो वैसा रीजन है जहाँ पे न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज होता है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये नॉर क्या है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए है जो कोड करता है राइबोसोमल आरएनए के। तो नॉर और न्यूक्लियोलस में फर्क क्या है, तो न्यूक्लियोलस जो है वो लार्ज डेंस स्ट्रक्चर है जो फॉर्म होता है अराउंड नॉर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा इंटरफेज न्यूक्लियस में डेंस्ड और कंडेंस्ड नेटवर्क होता है या फिर लूज नेटवर्क होता है, तो लूज नेटवर्क। डिस्टिंक्ट या इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है, तो इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटीन। ठीक है, लेकिन सेल डिवीजन के डिफरेंट स्टेजेस में ही हमें क्रोमोजोम दिखने को मिलता है न्यूक्लियस में। क्रोमेटीन क्या क्या कंटेन करता है, डीएनए भी, सम बेसिक प्रोटीन जिसको हिस्टोन भी बोलते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी, और आरएनए भी। ध्यान रखना है, सिंगल ह्यूमन सेल में जो डीएनए होता है वो कितना मीटर लॉन्ग हो सकता है, 2 मीटर लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, 46 क्रोमोजोम में। आगे भी पढ़ेंगे। अब देख लो यहाँ पे लिख दिया है क्रोमेटीन में जो क्या क्या होता है, डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, और आरएनए भी होता है। ह्यूमन सेल में 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है अराउंड। ठीक है, हिस्टोन जो होता है वो हाईली बेसिक प्रोटीन होते हैं, किसमें रिच होते हैं, लाइसिन और अर्जिनिन में। जीनोम किसको बोलते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन गैमेट, जो एक गैमेट में जितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम है उसको जीनोम बोलेंगे, या फिर एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम इनहेरिटेड फ्रॉम वन पेरेंट। तो वन पेरेंट से तो हाफ ही क्रोमोजोम आता है, तो ये भी बोल सकते हैं जीनोम। ठीक है,
अब एवरी क्रोमोजोम जो होता है वो विजिबल कब होता है? क्रोमोजोम कैन बी विजिबल इन नॉन डिवाइडिंग सेल, फॉल्स, क्योंकि ओनली इन डिवाइडिंग सेल में विजिबल होता है। उनके पास क्रोमोजोम में एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, गलत बात। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर के सेंटर में काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होता है, गलत बात। साइड में डिस्क स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको काइनेटोकोर्स बोलते हैं। देख लो ये जो है सेंट्रोमियर है, इसके साइड में क्या प्रेजेंट है? काइनेटोकोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। सेंट्रोमियर्स कितने क्रोमेटिड को हेल्ड करते हैं? तो 2 क्रोमेटिड को। तो अगर मैं बोलूँ सेंट्रोमियर्स होल्ड 4 क्रोमेटिड, गलत हो जाएगा आपका क्रोमोजोम। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के अब देखो क्रोमोजोम्स आर डिवाइडेड इनटू मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? शेप ऑफ क्रोमोजोम और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। तो मेटासेंट्रिक में कैसे होता है? मिडिल सेंट्रोमियर होता है तो इसलिए इक्वल आर्म होते हैं। सब मेटासेंट्रिक में कैसे होता है? स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल सेंट्रोमियर होता है, इसलिए एक शॉर्टर आर्म होता है और एक लॉन्गर आर्म होता है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? ऑलमोस्ट क्लोज टू एंड में सेंट्रोमियर होता है, इसलिए वन एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म होता है और वन वेरी लॉन्ग आर्म होता है। टेलोसेंट्रिक में कैसा होता है? टर्मिनल सेंटर होता है। अब जो एंड में ही सेंटर है, शॉर्ट आर्म की कोई बात ही नहीं है, ठीक है, एक ही 2 ही आर्म होंगे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा डायग्राम तुम्हें मिसलीडिंग लग रहा होगा, यहाँ पे देखो टर्मिनल पे होना चाहिए, शॉर्ट आर्म ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। उसके अलावा क्रोमोजोम को बेस्ट स्टडी क्यों कब किया जाता है? मेटाफेज में क्यों किया जाता है? क्योंकि इस समय हाईली कंडेंस्ड और स्मॉलेस्ट होता है इस फेज में। क्रोमोजोम में आर्म रेशियो की क्या बोलते हैं? Q/P को आर्म रेशियो बोलते हैं। क्यों क्या होता है? लॉन्गर आर्म और शॉर्टर आर्म P होता है। तो मैक्सिमम किस में होगा? तो एक्रोसेंट्रिक में होगा। अब टेलोसेंट्रिक में क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने मेन लेक्चर में समझाया कि जो टेलोसेंट्रिक में क्या है, ऑलमोस्ट टर्मिनल सेंट्रिक में होता है, तो इसका पी जो होता है वो 0 होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसलिए अब पी 0 यानी है ही नहीं शॉर्टर आर्म, तो फिर आर्म रेशियो सबसे मैक्सिमम किस में बोलेंगे? एक्ट्रोसेंट्रिक में। उसके अलावा क्या सारे क्रोमोजोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं? नहीं, फ्यू क्रोमोजोम में। वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन स्टेनिंग होते हैं, नॉन स्टेनिंग? तो नॉन स्टेनिंग होते हैं। कांस्टेंट लोकेशन पे होते हैं या वेरिएबल लोकेशन पे? तो कांस्टेंट लोकेशन पे होते हैं। क्यों? अब ये जो है अपीयरेंस किसका देता है? जहाँ पे भी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसके बाद वाले स्मॉलर फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ये वही साइट है जहाँ पे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन प्रेजेंट होता है, नॉर प्रेजेंट होता है। नॉर क्या होता है? स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर राइबोसोमल आरएनए। ये जनरली शॉर्टर आर्म में होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो देख सकते हो ये जो पार्ट है वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये सैटेलाइट हो गया, ठीक है। ये थोड़ा मैं आई थिंक डायग्राम में गलत ये किया है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये वाला पार्ट हुआ, ठीक है। सैटेलाइट तब क्या हो गया? स्मॉल राउंड क्रोमोजोमल सेगमेंट लोकेटेड बियॉन्ड द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। उसके अलावा प्रोफेज और ये देखो ये क्रोमेटिड्स है। प्रोफेज और मेटाफेज में एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, लेकिन एनाफेज और टेलोफेज में एक क्रोमोजोम में 1 क्रोमेटिड होता है। अब टेलोमियर क्या होता है? ठीक है, ज़्यादा अच्छे से अगर तुमने मॉलिक्यूलर बेसिस पर रखा हो तब समझ में आएगा। रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है। टेलोमियर जो होता है वो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है। कहाँ पे? तो एंड ऑफ द यूकैरियोटिक क्रोमोजोम। तो जो एंड ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोजोम है ना, वहाँ पे ये टेलोमियर प्रेजेंट होता है। सीक्वेंस क्या है? TTT-AAG। और वर्टिब्रेट्स में ये टेलोमियर का सीक्वेंस क्या है? TTA-GGG। अब देखो डीएनए किससे रेप्लिकेट करता है? डीएनए पॉलीमरेज को। लेकिन ये टेलोमियर पार्ट जो है ना, ये एंड वाले पार्ट के लिए एंजाइम चाहिए होता है, टेलोमरेज एंजाइम, जो कि रिक्वायर्ड है रेप्लिकेशन ऑफ टेलोमियर के लिए। अब जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको बार बार डिवाइड करना होता है, ठीक है, या फिर कैंसर सेल, उसमें टेलोमरेज एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब माइक्रोबॉडीज कैसे हैं? मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। माइन्यूट वेसाइकल है, लार्ज वेसाइकल, तो माइन्यूट वेसाइकल है। क्या कंटेन करते हैं? एंजाइम्स कंटेन करते हैं। सिर्फ प्लांट में होते हैं, एनिमल में? तो दोनों में होते हैं, प्लांट और एनिमल में। एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल याद रखना है, पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम दोनों में होते हैं, प्लांट में भी और एनिमल में भी। एंजाइम कौन कौन से होते हैं? कैटलेज और पेरोक्सीडेज एंजाइम होते हैं। कैटलेज क्या करता है? H2O2 को ब्रेक डाउन कर देता है H2 और वाटर में। H2O2 क्या टॉक्सिक होता है हमारे सेल के लिए, तो मेन फंक्शन जो पेरोक्सिसोम का क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। वो क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है टॉक्सिक सब्सटेंस को, जैसे कि अल्कोहल और H2O2 को। उसके अलावा क्या फंक्शन है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, तो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। फोटो रेस्पिरेशन भी प्लांट सेल में, जो प्लांट लीव्स में जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो भी पेरोक्सिसोम में ही होता है। ग्लाइकोक्सिसोम जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल में भी स्पेसिफिकली कहाँ होते हैं? तो पार्टिकुलरली जो फैट स्टोरिंग टिश्यू और सेल होते हैं ना, जर्मिनेटिंग सीड के, जर्मिनेटिंग सीड में जो फैट स्टोरिंग टिश्यू और सेल होते हैं उसमें ग्लाइकोक्सिसोम्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम ही है। इसका फंक्शन क्या है? तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में रोल प्ले करता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इसी के अंदर होता है। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में क्या होता है? जो फैट को कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट का। अब ये फैट का कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन क्यों चाहिए? क्योंकि क्या बोलते हैं, यंग प्लांट को ग्रो करने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो फैट से आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें क्या ध्यान, ये इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि समरी में कि ऑल सेल ऑर्गेनिल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ये ध्यान रखना है, और स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ ऑल सेल ऑर्गेनिल्स आर डिफरेंट
परफॉर्म डिफरेंट बट नॉट स्पेसिफिक फंक्शन, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है प्लेज अ मेजर रोल इन हेरिडिटरी बट डू नॉट कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनेल, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनेल एंड प्ले करता है मेजर रोल ऑफ। उसके अलावा ईआर का फंक्शन क्या क्या है, तो एक ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। लाइपोप्रोटीन जो है वो रफ ईआर और स्मूथ ईआर दोनों का कंबाइंड फंक्शन है, लेकिन अगर कोई एक चुनना हो तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर देना, ठीक है। और ग्लाइकोजन किसका फंक्शन है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन किसका फंक्शन है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। लाइसोजोम जो होता है उसमें एंजाइम होते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं ओनली फ्यू टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल या ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, तो ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है, स्मूथ है, तो अगर मैं बोलूँ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि प्लास्टिड जो होता है वो पाए जाते हैं सिर्फ प्लांट सेल में, बट एक्चुअल में यूग्लिनॉइड्स में भी प्रेजेंट होता है, जो कि यूग्लिनाइड क्या है, एक प्रोटिस्ट है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें क्या दिया है कि ग्रैना जो है प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा रीजन होता है और ग्रैना है, तो ग्रैना में लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। अगर समझ में नहीं आया तो तुम फोटोसिंथेसिस में समझ जाओगे, बाकी सब जो है इसके अंदर वो पॉइंट्स है जो ऑलरेडी चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं 5 से 10 मिनट में इसका पूरा सारे जो PYQs है वो ख़त्म करते हैं, ठीक है। और तुम देखोगे कि एकदम लाइन NCERT के लाइन से PYQs आए हुए हैं। अब हम जल्दी से 5 to 10 मिनट्स में जितने भी लास्ट 10 ईयर के PYQs है प्लास्टिड से लेके न्यूक्लियस माइक्रोबॉडीज तक, इवन समरी तक, वो सारा करते हैं। और तुम देखोगे कि डायरेक्ट NCERT के लाइन से ही आए हुए क्वेश्चन। ये भी देख लो, डायरेक्ट NCERT से आया हुआ है नीट 2025 में। सेंट्रोमियर, सीलियम, सीलियम किस में हेल्प करेगा, सेल मूवमेंट में। क्रिस्टा कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो C का 1 एक ही जगह है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाई लेयर में। सेंट्रोमियर किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में, तो A का 2, चलो ये हो जाएगा। अब आते हैं मैथ जो नीट 2024 में आया है, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। मेटासेंट्रिक में कहाँ, मिडिल सेंट्रोमियर होगा, ठीक है। तो A का 2 2 जगह है, कट कर देंगे, B में से डिसाइड हो जाएगा। सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंट्रोमियर, स्लाइटली अवे टू अनइक्वल आर्म, तो B का 3 हो जाएगा, तो B का 3 एक ही है, तो ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं फ्लेमिंग ने क्या किया था, क्रोमेटीन दिया बताया था। कौन से फ्लेमिंग थे, तो ये वोल्टर फ्लेमिंग थे। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या न्यूक्लियस को बोला था, तो A का तो पहली बार 2 होगा एंड B का 4 होगा, एक ही जगह मार देंगे, ठीक है। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नीट 2024 का है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, ट्रू है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, गलत बात है, ये क्लोरोप्लास्ट का होता है, ठीक है। डायरेक्ट NCERT का लाइन नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट होगा, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। एक्सोनिम क्या है, कोड है सीलिया और फ्लैजिला का, तो सीलिया और फ्लैजिला हो जाएगा। A का 2, तो A का 4 गलत हो जाएगा। कार्टविल पैटर्न किस में होता है, सेंट्रियोल में, तो B का 1, तो एक ही जगह है, तो मार देंगे। क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया में, C का 4। सैटेलाइट किस में होगा, क्रोमोसोम में। DNA प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, सर्कुलर होता है, बताई था, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। देखो इससे भी क्वेश्चन आ गया। अब देखो नीट 2024 का ही क्वेश्चन है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, तो A का 3 हो जाएगा, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। सेंट्रियोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन होता है कार्टविल लाइक, तो B का क्या हो जाएगा, B का 2, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा, A का 3। अब C देख लो, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरिंग न्यूट्रिएंट, और D गोल्गी अपैरेटस, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। अब ये नीट 2023 का है जिस साल मैं सेलेक्ट हुआ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाई साइटोस्केलेटन इन अ सेल, तो डायरेक्ट लिखा है साइटोस्केलेटन वाले में, इन तीनों में से क्या दिया था, मोटिलिटी, तो D हो जाएगा। सेम क्वेश्चन मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक वाला, ये ऑल रिपीटेड क्वेश्चन है, कर लोगे, ठीक है। विच ऑफ सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम इज मेटासेंट्रिक, देखो ना कितना इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट NCERT। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है बैरियर फॉर्म करता है बिटवीन मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड, तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। माइक्रोबॉडीज जो है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, ये भी सही है। मैच्योर सीव ट्यूल पजेस कॉन्सिपिक्यूस न्यूक्लियस, नहीं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। न्यूक्लियर पोर जो होता है वो एक्ट बोथ डायरेक्शन में, सही है। न्यूक्लियर पोर जो है पैसेज की तरह एक्ट करता है दोनों डायरेक्शन में। बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल RNA का सिंथेसिस कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में, ठीक है।
नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस में, वो साइट किसके लिए है? नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस साइट ऑफ एक्टिव सिंथेसिस ऑफ क्या? तो ये किसकी बात कर रहा है? न्यूक्लियोलस के लिए। तो वो कौन सा आरएनए का फॉर्मेशन करेगा? राइबोसोमल आरएनए का। शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म को क्या बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक में? क्यू और पी आर्म। ये एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन मैंने बता दिया था, क्यू एंड पी आर। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक्चुअल में ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है, तो ये हम नहीं करते हैं। इसका आंसर जो है वो पॉलीटीन क्रोमोजोम होगा, oocytes ऑफ एम्फीबियन। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका आने के भी चांसेस कर लेते हैं, और ये अगर ये कोई क्वेश्चन नीट 2018 में छोड़ भी दिया होता ना तब भी उसके रैंक आ जाते हैं। ठीक है, इस समय विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के लिए कौन सा ट्रू है? ये बात देखो, तो पहली बात इट्स टेक पार्ट इन, नहीं ये गलत हो जाएगा। लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, नहीं यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है वहाँ पे। एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, ये सही हो जाएगा। रीजन ऑफ क्रोमेटिन दैट इज स्टेन लाइटली, लाइटली जो है कौन सा स्टेन होता है? रीजन ऑफ क्रोमेटिन। तो देखो स्टेन लाइटली यानी ये किसकी बात कर रहा है? यू क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन कैसा होता है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। अब ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट, ये मैंने तुम्हें प्लास्टिड में बता दिया था। प्लांट सेल वैक्यूल में कौन से होते हैं? एंथोसियानिन। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? कंस्टिट्यूएंट किसके किसके हैं? स्पिंडल फाइबर में होंगे, हाँ सेंट्रियोल से बनता है, सेंट्रियोल में भी, सीलिया में भी, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखो न्यूक्लियोसोम में गलत हो गया, क्रोमेटिन में नहीं होता है, इसमें प्रोक्सीजोम में नहीं होगा तो गलत। ठीक है, अब ये थोड़ा बाल्बियानी रिंग्स क्या है? ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, जो 10 साल पहले आया। वो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस में ये रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये अपने एनसीईआरटी में तुम ऐड कर सकते हो इस पॉइंट को। ठीक है, तो देखा 5 मिनट में हमने सारे पीवाईक्यूज कर लिए, और तुमने देखा होगा कि मैंने ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के हर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन फ्रेम करके पढ़ाया। ठीक है, तो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो लिख दो कि नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, और सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो, पैसे तो लगते नहीं है। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है ये पूरे लेक्चर बनाने में। ठीक है, इतना क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ कि ये एनसीईआरटी के लिए ये सालों तक चलेगा। अगर किसी को एनसीईआरटी समझना हो तो ये सबसे बेस्ट लेक्चर्स होंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, जय हिंद।